जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 84 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 29 सितंबर 2022 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी सी क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं। भी पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अब पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी 7.35 मीटर लंबे और 5.25 मीटर चौड़े एक आयताकार प्रांगण में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाए गए हैं। तो इस उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाली टाइलों की अधिकतम संभव लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसका आपको HCF ज्ञात करना है भी। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है सारा का सारा ऑप्शन, तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लो। सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये 735 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 525 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो आप। 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दोगे तो 5 से कम 5 बच गया 2 23 और 5 चौके 20 बच गया 3 35 और 5 7 35, तो 7 से चला जाएगा। अब ये 7 2 14 और 7 कम 7, फिर 3 से चला जाएगा और ये हो जाएगा 3 7 21, 7 से चला जाएगा और 1। उसके बाद में इसमें देखो भी 5 से डिवाइड करो, 5 से कम 5 और 0, 5 5 25, फिर 5 से तो ये चला जाएगा 5 से कम 5 2 10 और 5 से कम 5, फिर 3 से और फिर 7 और फिर 7 से फिर 1। अब इसमें यहाँ पे देखो भी इसका कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है तो एक 5 कॉमन आ गया। इसमें 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो एक आपका 3 कॉमन आ गया। और उसके बाद में यहाँ पे 7 आया है और यहाँ पे भी 7 है तो एक आपका 7 कॉमन आ गया। तो अब इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 35 तिया 105 होते हैं, तो यहाँ पे 105 सेंटीमीटर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1961 से 1966, 1961 से 1966 तक रहा है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला गया है स्टेटमेंट दे रखा है कुछ दांत ब्रश है, तो कुछ से डी से दांत हो जाएगा और कुछ से दांत है वो क्या है, ब्रश है। और सभी ब्रश है वो क्या है, पेस्ट है। सारे सारे जो ब्रश है वो क्या है, पी से पेस्ट है। और कुछ पेस्ट है वो जेल है, तो कुछ पेस्ट वाला है वो क्या है, जे से जेल वाले को काट देगा। अब इसमें निष्कर्ष क्या है, कुछ ब्रश जेल है तो कुछ ब्रश है वो क्या है, जेल वाले को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो ये कैंसिल हो गया। और कुछ दांत पेस्ट है तो कुछ दांत वाला है वो पेस्ट वाले को कट कर रहा है क्या, तो पेस्ट वाले डायग्राम को कट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा भी। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है भी बेकिंग सोडा के निर्माण में कौन कौन सहायक है, तो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। तो इन सभी से क्या है, बेकिंग सोडे का निर्माण किया जाता है। और बेकिंग सोडा होता क्या है, तो NaHCO3 है, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है स्थिर पैमाना का प्रतिफल, जिसे आप क्या बोलते हैं, CRS बोलते हैं, उत्पादन फलन की एक विशेषता है। यह तब होता है जब सभी आगंतों में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है।
तो ये आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी यदि 2 और -3 एक क्या है द्विघात समीकरण के मूल है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और यहाँ पे आपका इंटू एक्स और प्लस में आपका आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा। अब यहाँ पे एक्स की स्क्वायर और 2 और 3 को जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ोगे तो माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस ऑप्शन यानी फॉर्मूले के अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का एक्स बचेगा। उसके बाद में गुणा करवाओ भी, अब गुणा करवाओगे तो माइनस का 3 और माइनस का 3 और प्लस का 2 का गुणा करवाओगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ में सभी की लंबाई है वो अलग अलग है, सी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, सी है वो अन्य दोस्तों से लंबा है, तो यहाँ पे 1 और 2 सी के नीचे आ जाएंगे और ई केवल एक दोस्त से छोटा है, तो ई के ऊपर है वो एक दोस्त आ जाएगा और उसके नीचे ई आ जाएगा भी। अब यहाँ पे बी और सी के बीच, बी है वो सी से छोटा है और ए से लंबा है, बी है वो सी से तो छोटा है लेकिन ए से क्या है लंबा है, तो ए नीचे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है, डी है वो एफ से छोटा है, डी है ना वो एफ से छोटा है, सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो डी है वो एफ से छोटा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा और डी आपका इसके बीच में आ जाएगा यहाँ पे। अब सभी दोस्तों में सबसे छोटा है वो आपका ए है वो सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की पहली बार SHG बैंक लीकेज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 1992-93 के दौरान है वो ये शुरू की गई थी। SHG बैंक लीकेज प्रोग्राम है ये 1992-93 में शुरू की गई थी। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी सी डी और ई और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं और इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला है भी इसी तरह से बी है वो ए के ठीक नीचे और सी के ठीक ऊपर है, तो बी है वो ए के ठीक नीचे है और सी के ठीक ऊपर है, तो इस प्रकार से ये सेट हो जाएगा। केवल एक व्यक्ति ई के ऊपर रहता है, तो केवल एक व्यक्ति ई के ऊपर रहता है, तो ई है वो 5 नंबर पे रहता है, तभी एक व्यक्ति ई के ऊपर रहता है। सबसे निचली मंजिल पर न तो बी है और न ही सी है, ठीक है, और ए है वो सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है। अब ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब मैं ए को कहाँ पे सेट करूं, बी और सी है वो 1 नंबर पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे ए को 4 नंबर पे और फिर 3 नंबर पे बी आ जाएगा और 2 नंबर पे सी आ जाएगा और ए और इसने बोला है ए और डी के बीच में है वो आपके कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं, तो सी के ठीक नीचे कौन रहता है, तो सी के ठीक नीचे वो आपका डी रहता है भी, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और सबसे ऊपर है वो आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष पहले कितनी थी, औद्योगिक लाइसेंस की वैधता है वो 3 वर्ष थी और उस 3 वर्ष से बढ़ाकर के कितनी वर्ष कर दी गई है, तो वो 7 वर्ष कर दी गई है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। पहले कितनी थी, 7 वर्ष थी औद्योगिक लाइसेंस की वैधता और पहले 3 वर्ष थी और अब 7 वर्ष कर दी है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। HIV के संबंध में कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो एक बार HIV द्वारा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है अभी। और HIV किसी संक्रमित साथी के साथ संभोग के माध्यम से संचरित हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है, बिल्कुल सही बात है। और HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, बिल्कुल गलत बात है अभी। RBC लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, RBC होते हैं और ये RBC है वो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को थोड़ी ना बचाती है। RBC में आपका हीमोग्लोबिन होता है, HB हीमोग्लोबिन होता है जो कि O2 का परिसंचरण करता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत बात है, इसमें WBC आएगा भी,
WBC आएगा व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, वो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर जनरेट करती है यहाँ पे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको शब्द दे रखा है और इसमें सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित अक्षर समूह में अब पहले इसको क्या है अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है। तो पहले आएगा ए और उसके बाद में आएगा ई, फिर आएगा एफ और उसके बाद में आएगा आपका जी और फिर आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा टी और फिर आ जाएगा यू। अब इसके बाद में इसने बोला भी बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा भी पहला दूसरा तीसरा और चौथा जी आ जाएगा और दाएं से दूसरा कौन सा हो जाएगा टी हो जाएगा, जी और टी। जी कितने पे आता है तो आपका 7 नंबर पे आता है और टी है वो कितने पे आता है 20 पे आता है। अब इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं तो इसके बीच में टोटल कितने हैं 7 और 13 कितने होते हैं 7 और 13 20 होते हैं, लेकिन 20 से पहले और 7 के बाद में बताना है तो इनके बीच में कितने आ जाएंगे फिर 12 आ जाएंगे। फिर 7 में 13 जोड़ोगे तो 20 हो जाते हैं, लेकिन 20 से तो पहले बताना है, 20 और 7 के बीच में बताना है तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे। आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश है वो वर्ण विक्षेपित होगा। भी प्रकाश कैसा होगा वर्ण विक्षेपित होगा, यानी 7 रंगों में क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश है वो वर्ण विक्षेपित होगा, यानी 7 रंगों में विक्षेपित हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी 6 अध्यक्ष है OPS BN और K एक वर्ताकार मेज के ऊपर बैठे हैं भी और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे ये लो, तो इसमें कितने व्यक्ति है भी 6 व्यक्ति है, तो 6 सीट बना लो 4 5 और 6। P है वो B और S के ठीक बीच में बैठा है, P है वो B और S के ठीक बीच में बैठा है, तो B यहाँ पे आ गया और S आपका यहाँ पे आ गया। अब इसने बोला भी N K और O के ठीक बीच में बैठा है, N है ना वो K और O के ठीक बीच में बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रखो आप। इसके बाद में इसने बोला भी B है वो K के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब K के बाईं और ठीक बगल में बैठा है तो B को एक बार यहाँ से हटाओ और सही अभी B यहीं पे आएगा, अभी B तो यहाँ पे आएगा और S यहीं पे आएगा और K के दाईं और ठीक बगल में बैठा है तो K यहाँ पे आ जाएगा और K का दायां कौन सा होगा ये वाला होगा। अब इसने बोला है भी B है वो K के दाईं और ठीक बगल में बैठा है तो ठीक बगल में आ जाएगा। उसके बाद में इसने यहाँ पे बताया भी O है वो S के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, O है वो S के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो S के दाईं और S के दाईं और ठीक बगल में बैठा है तो O यहाँ पे आ जाएगा भी। और O के दाईं और दूसरा कौन बैठा है O के बाईं और दूसरा कौन बैठा है तो बायां ये होगा भी पहला और दूसरा P आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इसने बोला भी निकटतम लगभग मान क्या है ये आपको दर्शाना है। तो 625 है और इंटू है और 31 है और उसके बाद में भाग है 233 का, तो 233 का और उसके बाद में 59 को आपको क्या करना है माइनस करना है। तो पहले 625 का 31 के अंदर गुणा करवा लो और उसके बाद में 233 का भाग दे दो, लगभग ये 84 पॉइंट कुछ आएगा और उसके बाद में 84 में से 59 आप माइनस करोगे तो ये लगभग आपके पास में कितना आ जाएगा तो 24 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई, 24 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पहले 2 का इसके साथ में गुणा करवाओ भी, तो ये हो जाएगा 2 2 4x और माइनस में 2 3 6 और प्लस का निशान है। अब इस 4 का इसके पूरे के साथ में गुणा करवाओ, तो 4 का पूरे के साथ में गुणा करवाओगे तो 2 एकम 2 2 2 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x की स्क्वायर बचेगा। और फिर 4 का 3 के साथ में गुणा करवाओगे तो माइनस का 4 3 12x और फिर प्लस का कितना हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2x की स्क्वायर, यहाँ पे 4x है और ये 12x है तो माइनस का 8x बचेगा और उसके बाद में ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 16 है तो ये आपके पास में प्लस का 10 बचेगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 2x की स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 10, यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में सही प्रयोग सिद्ध संबंध को दर्शाता है। अब इसमें मैंने आपको बहुत बार एक फॉर्मूला बताया है भी 2x बार यानी माध्य, 2 माध्य प्लस में z यानी बहुलक और बराबर होता है 3 माध्यिका के, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से
आपको बताना है भी कौन सा सही है, ये फॉर्मूला किस में बन रहा है। अब पहले ही ये ऑप्शन उठा लेते हैं, तो यहाँ पे माध्य है और यहाँ पे बहुलक है और यहाँ पे 3 से गुणा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 माध्य आ जाएगा भी, 3 से गुणा करूंगा 3 माध्य माइनस में 3 माध्यिका। अब ये माध्यिका 3 माइनस की है और बराबर से दूसरी साइड में जाएगी इधर, तो ये माध्यिका है वो आपके प्लस की हो जाएगी, 3 माध्यिका आ जाएगी। उसके बाद में इस सारे को क्या करूं मैं, बराबर से दूसरी साइड में लेके आ जाऊं, तो माध्य यहाँ पे क्या है प्लस का है, वो माइनस का हो जाएगा, और बहुलक आपका क्या है यहाँ पे माइनस का है, तो वो प्लस का हो जाएगा। तो माध्य माइनस प्लस का है, ये माइनस का होगा, तो यहाँ पे 3 माध्य पहले से है और 1 माध्य ये आ जाएगा, और ये माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 2 माध्य। और ये बहुलक है वो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस का है और बराबर से दूसरी साइड में आएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन। अब 18 नंबर क्वेश्चन में आपको परिपथ का प्रतिरोध ओम में कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम। आपने डायग्राम देखा, डायग्राम में आपको क्या पता लगा भी ये जो प्रतिरोध है ये कौन से क्रम में है, तो आप बोलोगे सर ये तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध है वो 10 हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी 5/12। अब 5/12 है वो किसके बराबर होगा, अब 5 के अंदर वो 12 का भाग दे दो भी इस प्रकार से, 5 के अंदर 12 का भाग दोगे तो पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा, और 12 चौके 48 होते हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 0 लगेगा और ये आपका हो जाएगा 20। अब 12 एकम 12, उसके बाद में कितना बचेगा भी 8, 80 हो जाएगा, और फिर 12 छिके 72, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 8, 80, और उसके बाद में 12 छिके 72, फिर कितना बचेगा 8 बचेगा 80। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 0.41। अब 6 चल रहा है, यानी 6 इस प्रकार से चलेगा। तो मैं इसकी पुनरावृत्ति को बंद करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, 6 और 6 के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बार का मतलब क्या होता है भी 6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है आगे 6 6 6 6 इस प्रकार से ये संख्या है वो 6 के क्रम में चलती रहेगी। और अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से 5 और 3 के ऊपर ये मान लो भी बार लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है 5 3 5 3 5 3 ये संख्या है वो इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बार का मतलब यही होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म किए गए खाद्य पदार्थ खाने से कैंसर होता है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। अब ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, इसको आपको 100% ट्रू मानना है, सही मानना है। अब धारणा क्या है, तो प्लास्टिक के बर्तनों में केवल भोजन का भंडारण करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। क्या इसमें बोला गया है क्या केवल भोजन के लिए भंडारण करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या फिर नहीं है? लेकिन इसने तो यही बोला भी प्लास्टिक के बर्तनों में, अगर प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म किए गए खाद्य पदार्थ अगर आप खाओगे तो वो क्या हो जाता है, कैंसर होता है उससे। अब इसने बोला भी ऐसे गैर प्लास्टिक बर्तन उपलब्ध है जिनका उपयोग भोजन को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है भी ऐसे आपके पास में प्लास्टिक के बर्तन के अलावा भी दूसरे बर्तन हैं जिससे आप क्या भोजन है वो गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन देखो भी 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है भी। अब यहाँ पे इसमें दिया गया है भी यदि 4 की पावर है वो 3x है और माइनस में 8 की पावर है वो x प्लस 1 है और प्लस में 16 है और बराबर 0 है, को एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जाता है जहां y बराबर क्या है 2 की पावर 3x है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपरोक्त द्विघात समीकरण को निरूपित करता है। अब ये जो आपको द्विघात समीकरण दे रखी है ना, इस द्विघात समीकरण को आपको y के पदों में यहाँ पे लिखना है, इसी द्विघात समीकरण से बनाना है आपको। ठीक है, अब देखो भी 4x की 4 है और इसकी पावर कितनी है 3x है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भी ये दे रखा है y बराबर क्या लिख रहा है, y बराबर होता है 2 की पावर है वो 3x। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 की पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है 3x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं इस प्रकार से सेटिस्फाई करूं भी 2 की पावर 3x लिख दूं और यहां पे इसकी पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भी, ऊपर वाला तो ये गुना ही होना है भी, 2 का 3 के साथ में गुना होना है, 2 3 6x आ जाएगा। चाहे आप इस प्रकार से लिखो, चाहे आप इस प्रकार से लिखो, चाहे इस प्रकार से लिखो, एक ही बात है भी। 2 यानी इस प्रकार देखो भी
5 + 1 लिखो तो भी 6 होगा, और 1 + 5 लिखो तो भी 6 होगा, यानी होना उसको 6 ही है। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी, अब यहाँ पे आपको पता है अपना काम निकल जाएगा इस प्रकार से करोगे तो। 2 की पावर क्या है, 2 की पावर है वो 3x है। अब 2 की पावर 3x को ये क्या लिख रहा है, 2 की पावर 3x को y लिख रहा है, तो मैंने y लिख दिया 2 की पावर 3x को, और इसकी पावर है तो y की स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, y की पावर में आ गया। अब देखो भी माइनस का क्या है, 8 की पावर है वो, माइनस का 8 की पावर है वो x प्लस में 1 है। ठीक है, अब 2 को 8 को क्या लिखूंगा, 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है 8x प्लस में 1। अब इस 3 का इसके साथ में गुणा करवा दो, 3 का इसके साथ में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3x प्लस में 3x और प्लस में 3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, जैसे 2 की पावर 3x लिख दिया और इनटू और 2 की पावर 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बात तो यही है। इसको मैंने थोड़ा से इस प्रकार से मॉडिफाई करके लिख दिया, ठीक है, अपना काम निकल जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है अभी 2 की पावर 3x को क्या बता रहा है, ये 2 की पावर 3x है उसको y बता रहा है, तो यहाँ पे मैंने y लिख दिया, और इनटू क्या है यहाँ पे, इनटू आपके पास में क्या है, 2 की पावर है वो 3 है। अब 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 3 है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, तो 2 की पावर 3 को क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है, तो यहाँ पे मैं 8y लिख सकता हूँ इसको, और ये था क्या माइनस में था तो ये माइनस का आ जाएगा। अब देखो वाई स्क्वेयर आ गया अपने पास में, और माइनस का 8y आ गया, तो ये आपके पास में वाई स्क्वेयर और माइनस का 8y, और यहाँ पे क्या है भाई आगे प्लस का 16 है तो प्लस का 16 लगा दो, और ये देख लो कौन सी ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर होगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आया बात समझ में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सबसे ज्यादा है। अब इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक है वो सबसे ज्यादा है। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है भी क्वथनांक और गलनांक है वो डिपेंड करता है किसके, तो वो डिपेंड करता है आपके आणविक द्रव्यमान के। इट्स ओके। अब क्वथनांक और गलनांक है, जिसका आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका क्वथनांक और गलनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा भी, क्लोरीन का, कैल्शियम का, लिथियम का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, और सोडियम का, क्लोरीन का। अब इसमें आपको 30 तक है वो इसके 30 तक है वो आपको इसके वो द्रव्यमान है वो याद रखने पड़ेंगे भी। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, और 20 × 2 = 40, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो 40 हो जाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन का 35 होता है भी, तो 35, और क्लोरीन यहाँ पे क्या है Cl2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका 70 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 70, तो इसका आणविक द्रव्यमान टोटल कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 0 और 7 और 4 11 यानी 110 हो गया। अब इसका लिथियम कितने नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम का 5 होता है भी, और यहाँ पे क्लोरीन का 35 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और मैग्नीशियम का आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है, तो मैग्नीशियम होता है सोडियम और मैग्नीशियम 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, तो इसका 23 होता है भी 24 होता है, ठीक है, 24 प्लस में 70, तो ये कितना हो जाएगा भी, क्योंकि क्लोरीन का 35 होता है, 35 2 70, तो ये आ जाएगा 4 और 7 और 2 9 यानी 94 हो गया इसका आणविक द्रव्यमान टोटल। सोडियम का कितना होता है 23 होता है, और क्लोरीन का कितना है 35, तो इसको जोड़ लो भी, तो ये होता है 7 और 3 8 और 2 और 3 5, तो इसका होता है 58। अब देख लो आणविक द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा है वो आपका कैल्शियम क्लोराइड का है। कैल्शियम क्लोराइड का कितना है 110 है, तो यहाँ पे आयनिक यौगिक का क्वथनांक भी कितना होगा, कैल्शियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान ज्यादा है। तो याद रखना आणविक द्रव्यमान वो आपका क्वथनांक और गलनांक है वो समानुपाती होते हैं किसके, आणविक द्रव्यमान के। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोग होना है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है संयोग का मतलब क्या होता है, दो का जुड़ना। अब यहाँ पे ए और बी, ए प्लस बी दोनों जुड़े, और दोनों जुड़कर के क्या बना दिया, एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। या फिर इस प्रकार से बोले भी मादा यानी मेल और फीमेल, इस प्रकार से देख लो भी मेल और फीमेल दोनों ने आपस में रिलेशन बनाया, और रिलेशन बना करके क्या बना दिया भी, एक उत्पाद एक प्रोडक्ट बना दिया। मेल और फीमेल बनेंगे तो यहाँ पे एक बच्चे का निर्माण होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका एकल प्रोडक्ट बनता है।
अब संयोजन अपक्रिया में दो जुड़ेंगे और एकल प्रोडक्ट बनेगा। इसका उल्टा वियोजन अपक्रिया होती है। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, ओनली फॉर आपके पास में अभिकर्मक एक ही होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, आपने ताप दिया, ताप देने के बाद में वो क्या है, अलग अलग में डिपेंड, अलग अलग के अंदर है वो क्या हो जाए, बिखर जाए। जैसे आपके पास में AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड है, अब इसको आपने क्या है सूर्य के प्रकाश में रख दोगे तो Ag आपका अलग हो जाएगा और Cl है वो आपका अलग हो जाएगा, तो इसमें Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, वियोजन अपक्रिया, और ये क्या है, संयोजन अपक्रिया है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। अब 24 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला भी प्रियंका दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर चलती है, तो ये लो 9 किलोमीटर चला दिया, और फिर क्या है, बाईं ओर मुड़ती है। अब बाईं ओर मोड़ दो भी, अब बाईं ओर मोड़ोगे तो ये इस साइड में आ जाएगी भी, और कितनी चलती है, 7 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है, अब दाईं ओर मुड़ेगी और 5 किलोमीटर चलती है, तो ये लो दाईं ओर मोड़ दो और 5 मीटर चला दो। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 9 मीटर चलती है, तो दाईं ओर मोड़ोगे और 9 मीटर चलाओगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा भी 9 मीटर। और उसके बाद में प्रियंका का अब मुख किस दिशा में है, तो अब मुख है वो ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया और इधर आपका पश्चिम हो गया, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन। अब 25 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। अब मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगी। अब एक बात ध्यान में रखना आप, अब यहाँ पे लाभ या फिर हानि, अब उतने की यानी 8% पे लाभ, यानी एक जो वस्तु है उसको 8% लाभ के ऊपर बेच रहा है और दूसरी वस्तु को 8% हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ पे आपको एक नंबर ऑप्शन में यही मिलेगा, न तो लाभ न हानि, लेकिन वहां पे 100 में से 101% है वो आपको क्या मिलेगी, हानि होगी, हानि ही होगी। अब इसको ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, तो 8% है, क्या है, 8% है, 8% है, इसको प्रतिशत का निशान हटाओगे या फिर इसके अंदर 8/10 और अपॉन में क्या कर दो, या फिर ये कर दो भी दर अपॉन में 10 और यहाँ पे इसका कर दो स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। तो दर कितनी है, 8, और यहाँ पे नीचे क्या 10 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 आ गया, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 आ गया। अब 0.64, और होती क्या है, हमेशा और हमेशा हानि होती है, तो 0.64 की हानि होगी, जो कि एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से नहीं करना चाहो ना, तो आप बेसिक रूप से कर लो इसको, फिर बेसिक रूप से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा भी इसमें। अब इसमें देखो भी प्रत्येक झूले को क्या है 9,936 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले झूले को उसने 9,936 रुपए में बेचा और दूसरे झूले को फिर क्या है 9,936 रुपए में बेचा। इट्स ओके। अब यहाँ पे ये तो आपके पास में सेलिंग प्राइस है भी, अब आपको इसमें क्या है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब 8% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 8/100 आ गया और इसमें क्या है 8/100 आ गया। अब इसमें यहाँ पे 100 नीचे वाला क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो 100 का क्रय मूल्य है और इसमें 8 का लाभ हो रहा है, यानी इसमें क्या आ रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, तो 8 का लाभ हो गया और इसका विक्रय मूल्य कितना हो, यानी 100 में खरीदा था, 8 का लाभ हो गया, तो इसका मतलब 108 में बेचा। यही प्रक्रिया यहाँ पे 100 में खरीदा, 8 का लॉस हो गया, तो यहाँ पे बेचा कितने में, 92 में। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे तो 108 की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है, 108 बराबर ये रख देना, और यहाँ पे आपको क्या है 92 की वैल्यू दे रखी है आपको 9,936, ये रख देना, 92 बराबर 9,936 रख देना और 108 बराबर ये रख देना, और उसके बाद में इंटू करवा देना 100 से। क्यों, क्योंकि आपको सीपी याद करना है, सीपी याद करना है, तो सीपी यहाँ पे 100 है अपने पास और यहाँ पे भी 100 है, और दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा, और ये आपके पास में क्या है टोटल विक्रय मूल्य है, तो इसका टोटल विक्रय मूल्य। अब टोटल क्रय मूल्य में से टोटल विक्रय मूल्य आप माइनस करोगे तो आपके पास में हानि कितनी हुई है वो आ जाएगी, और उसके बाद में आपको टोटल क्रय मूल्य है वो नीचे लिखना पड़ेगा, तो मैं इसमें करवा देता हूं भी। अब इसके अंदर देखो भी 108 बराबर क्या आ जाएगा, 9,936 आ जाएगा। अब 108 हमारे अनुसार तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 108 है, लेकिन वो बोल रहा है 9,936 में बेच रहा है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 92, यानी 92 बार कट जाएगा, और फिर 100 के साथ में गुणा करवाओगे तो इसका 9200 क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा पहली वस्तु का, और दूसरी वस्तु का जो सीपी आएगा वो आ जाएगा 10,800। अब टोटल कितना हो जाएगा भी, तो टोटल है वो आप इसमें ऐड कर लो भी,
तो ये 10,800 है, और इसको ऐड करोगे तो 0 0 8 2 10 9 और 1 10, यानी 20,000 रुपये टोटल आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब यहां पे आपके पास में इसमें टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो टोटल विक्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु को 9,936 में बेच रहा है, तो प्रत्येक वस्तु को 9,936 में बेचा, तो टोटल विक्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है वो आ जाएगा 19,832 19,832। अब ये 19,832 है ना, ये 20,000 के अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 19,832 है वो इसमें से माइनस करोगे तो 168 रुपये की हानि होगी, 168 रुपये की हानि होगी। अब 168 रुपये की हानि हुई है, तो अब हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो 168 रुपये की हानि हुई, कितने के ऊपर हुई, तो ये होगी आपके पास में टोटल आपके पास में क्रय मूल्य कितना है, टोटल क्रय मूल्य है वो आपके पास में है 20,000, कितना है अभी 20,000 है, और इंटू यहाँ पे आपको करना है 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। अब 168 के अंदर है वो 200 का भाग लगाना है भी, तो 168 के अंदर है वो आप 200 का भाग लगा दो भी, तो भाग 200 करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.84 कैसे आएगा भाई, 168 के अंदर 200 का भाग लगाओगे। अब यहाँ पे अपन ने गलती कर दी भी, ये देखो 19,872 है, ये 32 नहीं है अभी, ये यहाँ पे क्या है 72 आएगा। अब ये 19,872 है, ये 20,000 के अंदर से आप माइनस करोगे ना, माइनस 20,000 19,872, तो ये आपके पास में 128 बचेगा भाई, यहाँ पे 128 आएगा, 128 की हानि हो गई, यानी उसने टोटल है वो 20,000 रुपये की वस्तु खरीदी थी और बेचती दोनों को 19,872 में, तो यहाँ पे 128 का हानि हो गया। अब इसमें 128 के अंदर है वो आपको 200 का भाग देना है भी, तो 128 के अंदर है वो आप 200 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.64, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेना, और ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है एक द्विक में 2 लेंस है, एक द्विक के अंदर क्या है भी 2 लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करके एक ऐसा ही द्विक बनाया जाता है। इस द्विक की प्रभावी फोकस दूरी और क्षमता क्रमशः क्या होगी ये आपको बताना है। पहले आप यहां से इसकी लेंस यानी क्षमता निकालो भी। अब इसमें उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है भी, धनात्मक होती है, आपको पता है। P बराबर यानी क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/f आ जाएगा भी, और मीटर में दे रखा होता तो 1/f आ जाता। अब यहाँ पे इसकी फोकस दूरी कितनी, लेंस कितना, क्षमता कितनी आ जाएगी, तो 100/20 करोगे तो ये आपके पास में 20 100, तो प्लस के अंदर 5 डायप्टर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्तल लेंस की हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होती है। और यही प्रक्रिया है वो आप अवतल लेंस के साथ में दोहरा दो, तो ये आपके पास में 50 है इसका अवतल लेंस का, तो ये आपके पास में कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 डायप्टर। और याद रखना अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, और उसकी क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा, -2 डायप्टर आ जाएगा। अब देखो भी, अब इसके अंदर है वो इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आपके पास में टोटल जो इसकी क्षमता आई है वो कितनी आई है, तो प्लस का 5 है, और प्लस का आपको प्लस करना है -2 को, तो ये आपके पास में कितने आ जाएगा, 3 डायप्टर आ जाएगा, 3 डायप्टर आ जाएगा। अब 3 डायप्टर से आपको पता है भी आप इसका फोकस, पहले तो इसकी क्षमता निकाल लो, क्षमता बराबर क्या होता है, तो 1/f होता है, और f है क्या, 1/f होता है, f आपके पास में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे f निकालोगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1/p, ठीक है। और p आपके पास में, इसमें आपको p है वो इस प्रकार से सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो यहाँ पे आप 100 लगा दो भी, यहाँ पे आप क्या लगा दो, 100 लगा दो, तो f बराबर में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में के लिए आपको 100 लगाना पड़ता है और मीटर के लिए आपको 1 लगाना पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 में आपको 3 का भाग दोगे तो ये आपके पास में इसकी फोकस दूरी है वो 33 से ही 1/3 यानी 33.33 इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और क्षमता आपने निकाल ली 3 डायप्टर, क्षमता है वो आपने क्या निकाली, 3 डायप्टर निकाल ली, और यहाँ पे इसका फोकस दूरी है वो 33.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन। अब 27 नंबर क्वेश्चन में आपको स्वीट का कोड बताना है क्या होगा। तो इन दोनों में देखो भी, यहाँ पे भी स्वीट है और यहाँ पे भी स्वीट है,
और इन दोनों में यहाँ पे देखो भी ये कोड है इनका, तो इसके अंदर क्या लिखेगा, ये क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे GO गो इसके अंदर है और गो इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्वीट का कोड क्या होगा, गो होगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित या फिर सजीव होने का सामान्य प्रमाण है, तो वो आपका हो जाएगा किसी भी प्रकार की गति, चाहे वर्दी संबंधी हो या फिर श्वसन संबंधी हो, अगर उसमें हो रही है श्वसन संबंधी गति हो रही है या फिर वर्दी संबंधी गति हो रही है, तो वो वस्तु या फिर वो जीव वो क्या माना जाएगा, सजीव माना जाएगा, जीवित माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो 2 त्रिभुज है, और 2 त्रिभुज कौन से हैं, एक तो आपके सामने है ABC, ये लो बना दिया AB और C, और दूसरा है वो आपके सामने इस प्रकार से है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं लिखूं DEF, तो DE और F। अब यहां पे देखो भी इस के अंदर यहाँ पे ये कंडीशन है ना, आपको ये आपको भुजा 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 प्रमेय के अंदर लेके जाएगी। अब इसने बोला AB है वो DC के, AB है वो DE के बराबर है, AB है वो यानी AB ये भुजा और वो किसके बराबर है, DE के बराबर है, तो यहाँ पे ये रही DE इसके बराबर है। उसके बाद में इसने बोला AC जो भुजा है यानी ये भुजा है ये EF के बराबर है, तो EF कौन सा होगा, तो EF है वो ये वाला भुजा होगा भी EF इसके बराबर है। और यहां पे इसने बोला भी BC बराबर है, BC यानी ये भुजा है वो आपकी DF के बराबर है, तो इसके बराबर है। अब यहाँ पे इसने SS से प्रमेय के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ये वाला अपन देख लेते हैं। अब इसमें ABC यानी यहां से चला है A, फिर आ गया B पे और फिर आ गया C पे, इस प्रकार से चला है। अब इसके अंदर EDF यानी ABC, पहले A आना चाहिए, फिर B आना चाहिए, फिर C आना चाहिए, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो भी इसने E लिखा है, तो E ये रहा भी, E आपका ये रहा, और E से ये चला है ED यानी D के ऊपर चला है, ये रहा D, और उसके बाद में D से आया है F के ऊपर, तो D से आया है F के ऊपर, ये रहा। अब देखो आप बोलोगे सर इस प्रकार से कैसे, भी यहाँ पे देखो भी ये भुजा है वो इस भुजा के बराबर है, हमने ये भुजा इस भुजा के बराबर रखी है भी, ये देखो A के बाद में सिंगल यानी मैंने भुजा के अंदर सिंगल लाइन खींच रखी है, डबल लाइन है वो भी खींच रखी है, और ट्रिपल लाइन भी खींच रखी है। तो पहले सिंगल लाइन वाली भुजा ले रहा हूं मैं, तो इसके अंदर भी सिंगल लाइन वाली लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में ट्रिपल लाइन वाली भुजा ले रहा हूं, ट्रिपल लाइन वाली, तो इसके अंदर भी ट्रिपल लाइन वाली लेके चलोगे तो यहाँ पे ट्रिपल लाइन हो जाएगा। और उसके बाद में डबल लाइन के ऊपर चलना है, तो उसके बाद में डबल लाइन के ऊपर जाओगे तो उसके बाद में डबल लाइन पे आओगे। तो यहाँ पे ABC यानी ये समरूपता का नियम होता है, ABC समरूप है, ABC समरूप है किसके, तो ED और F यानी ये भुजा ऊपर आएगी तो ये भुजा ऊपर आएगी, और उसके बाद में 3 नंबर आई है तो उसके बाद में यहाँ पे भी 3 नंबर, और यहाँ पे भी ये 2 नंबर आएगी, तो फिर ये 2 नंबर आएगी। ठीक है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, देखो इसमें 2 संख्याओं का अंतर है, वो आपको कितना दे रखा है, तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई है वो आपको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। और यदि उनके वर्गों का अंतर आपको दे रखा है यानी एक्स की स्क्वायर माइनस में वाई की स्क्वायर और बराबर है वो 360 दे रखा है, तो 360 आ जाएगा। अब इसके अंदर यानी x माइनस वाई बराबर 18 और एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर बराबर 360 आ गया। अब यहां से मैं x का मान निकालूं तो x बराबर क्या हो जाएगा भी, तो 18 और प्लस का आपके पास में आ जाएगा y, यानी ये y है वो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब दोनों ओर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो x की स्क्वायर हो जाएगी, और x की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, 18 प्लस में y और इसकी स्क्वायर कर दो। अब ये ओपन होगा तो किस रूप में होगा, 18 की स्क्वायर यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में ओपन होगा। तो ये 18 की स्क्वायर 324 प्लस में y की स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है, तो उसमें 18 2 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36y। अब ये आपके पास में x की स्क्वायर के बराबर है। अब ये जो x की स्क्वायर का मान है वो इस समीकरण के अंदर रख दो, तो यहाँ पे रखूंगा तो मैं हो जाएगा 324 प्लस में y की स्क्वायर, x की जगह ये मान रख रहा हूँ x की स्क्वायर की जगह, और प्लस में 36y है, और माइनस में आपका y स्क्वायर है, और बराबर में है आपके पास 360। अब ये माइनस का y स्क्वायर है और ये प्लस का y स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। अब ये 324 इधर जाएगा तो 360 में से 324 जाएगा, तो ये 36y बराबर में आपके पास में कितना बचेगा, 36 बचेगा।
तो y बराबर में आपके पास में क्या आ गया, 1 आ गया। तो y का मान 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है भी x माइनस वाई बराबर 18 जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब y का मान रख दो यहाँ पे, तो x माइनस का 1 बराबर में 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर में आपके पास में 19 आ जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने बड़ी संख्या पूछी है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 31 नंबर क्वेश्चन। अब 31 नंबर क्वेश्चन में पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। अब ये ओ आता है 15 पे, ओ 15 पे आता है, 15 में से 2 घटा दिया तो 13, 13 में से 2 घटाओगे तो 11, 11 में से 2 घटाओगे तो 9, और 9 में से 2 घटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा जी, इट्स ओके। और डब्लू है वो आता है 23 पे, और 23 में से 2 घटाओगे 21, 21 में 2 घटाओगे 19, 19 में 2 घटाओगे 17, 17 में 2 घटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 17 में से 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 15, और 15 पे आता है ओ। उसके बाद में जे आता है 10 पे, 10 में 2 घटाओगे तो 8, 8 में 2 घटाओगे 6, 6 में 2 घटाओगे 4, 4 में 2 घटाओगे तो 2, 2 पे आएगा आपका बी, इट्स ओके। यानी अक्षर के अंदर है वो 2 2 माइनस कर रहा है, और संख्या के अंदर देखो भी 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, और 19 और 5 है आपके पास में हो जाएगा 24। तो आपका यहाँ पे GOB 24 यानी 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संख्या है 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो 5650 का आपको क्या निकालना है, 15% निकाल लो भी इसका। तो 15% निकालोगे तो प्रतिशत का निशान उठाओगे, नीचे 16 का दो तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, अब 15 से इसको गुणा कर दो, 15 5 75 होते हैं 7, और 15 सिक्के 90 और 7 97, 90 और 7 97 हैंसिल 9, और उसके बाद में 15 5 75, 75 और 10 कितने होते हैं 85, यानी 84 हो जाएगा ये। अब ये 8475 हो गया, 8475 हो गया। अब यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है तो ये एक के बाद में पॉइंट लगा दो भी। अब ये यानी 15% निकाला है इसका, तो बढ़ा करके यानी 15% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि कर दो। संख्या अपने पास में कितने 5650 है, और इसमें 847.5 इसमें आपको ऐड करना है, तो 0.5 और उसके बाद में 7 और 5 और 4 9 और 8 और 6 14, और ये हो जाएगा आपके 5 और 6, यानी आपके पास में आ जाएगा 6497.50। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आगे और पीछे आपको बताना है कितने अक्षर युग्म है, तो इसका आपको संख्या लिख लो भी। पहले 18 आता है, आ रहा है वो 18 पे आता है, आई है वो 9 पे आता है, और उसके बाद में पी है वो 16 पे आता है, ओ है वो 15 पे आता है, और यहाँ पे एस है वो 19 पे आता है, और टी है वो 20 पे आता है, और ई है वो 5 पे आता है। अब 18 19 20 21 22 23 और 24, उसके बाद में 9 से शुरू करो, 9 10 11 12 13 और 14, उसके बाद में 16 से 16 17 18 19 और 20, इसके बाद में 15 से 15 16 17 और 18, इसमें कोई अक्षर युग्म नहीं बना, और उसके बाद में 19 और 20, तो एक 19 और 20 का अक्षर युग्म बन रहा है अभी, और उसके बाद में 20 से सारी संख्या छोटी है, 5 से शुरू कर दो, 5 6 7 8 9 10 और 11, इसमें भी नहीं बनेगा। फिर 20 से शुरू करो, 20 से शुरू करोगे तो 20 से सारी संख्या छोटी है तो इसका नहीं बनेगा। 19 से शुरू करोगे तो 19 से आगे वाली संख्या सारी छोटी है, इसका भी नहीं बनेगा। 15 16, तो एक 15 और 16 का अक्षर युग्म बन गया भाई, 15 और 16 का अक्षर युग्म बन गया, और 15 16 17 18 और एक 15 और 18 का बन गया भाई, 15 और 18 का बन गया। और उसके बाद में 16 से शुरू करो तो 16 17 और 18, तो एक 16 और 18 का बन गया, तो ये 4 बन गए भी, ये आपके 4 ही बनेंगे, तो 3 से अधिक हो जाएगा, 3 से अधिक हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है। तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन के स्तर में कमी आना। अब जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, कोयला है, आपका पेट्रोल है, ये आप जलाओगे तो ओजोन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा आपका वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल का वातावरण है वो गर्म हो जाएगा, वायुमंडल का जो तापमान है टेम्परेचर वो हाई हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर है वो आपकी जो अन्य प्रकार की जो गैसें हैं उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ईंधन जलाने से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों का निर्माण होगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जलाओगे तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके जो उत्पाद है उसका निर्माण होगा, और अम्ल वर्षा होगी। ठीक है, क्योंकि अन्य प्रकार की जो गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन है
और आपके कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, इनका अगर निर्माण होगा तो वहां पे अम्ल वर्षा ही होगी और समोंग का बनना ये भी होगा। लेकिन ओजोन परत कैसे नुकसानदायक है, ओजोन परत है वो उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो आपकी एसी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी एयर कंडीशनर से रेफ्रिजरेटर से इनसे निकलती है, तो वो आपकी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है भी, ठीक है। बाकी कोई है वो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी आबा यानी ABA, इसका ABHA इसका फुल फॉर्म होती है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की एक संख्या है, यानी आबा की एक संख्या है जिसके द्वारा भारत के डिजिटल हेल्थ केयर पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिभागी के रूप में किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान होगी। तो वो आपका 14 अंक का होता है। भी आबा है वो कितने अंक का होता है, तो आबा 14 अंक का होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी एल्केन की सजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। एल्केन क्या होता है, तो एल्केन होता है CnH2n+2, ये आपका एल्केन होता है। जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये आपका एल्केन के अंदर आता है। एल्किन में कौन कौन से होता है, मेथीन, प्रोपीन, इन लग जाता है पीछे, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस प्रकार से आपका इसमें ये तो एल्केन का हो गया। अब एल्काइन का फॉर्मूला, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये आपका किसका हो जाएगा, एल्किन का। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CnH2n और -2, ये आपका एल्काइन का हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे CH4 ये क्या है, मेथेन है, और C2H6 ये क्या है, एथेन है, और C3H8 ये क्या है, प्रोपेन है, और आपका C4H10 क्या है, ये ब्यूटेन है। तो मेथेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है आपका एल्केन श्रेणी का आ जाएगा। अभी ये क्या है, एल्केन श्रेणी का आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना n क्या है, ये n यहाँ पे कार्बन की संख्या है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में कार्बन की संख्या आपको पता है कि कार्बन 1 है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, और यहाँ पे कार्बन 2 है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, तो इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने। 37 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, यदि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है किंतु दोषपूर्ण बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार वह 14% का लाभ प्राप्त करता है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए प्रति किलोग्राम चावल के स्थान पर दुकानदार द्वारा वास्तव में दिए जाने वाले चावल का वजन कितना है, ये आपको बताना है। निकटतम पूर्णांक यानी यहाँ पे लगभग में मान आएगा। भी अब देखो मैंने मान लिया भी 1000 ग्राम क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो यहाँ पे मैंने उसका क्रय मूल्य मान लिया 1000 रुपये है, और उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, भी 1000 रुपये ही होगा, क्योंकि वो क्रय मूल्य के ऊपर बेचने का दावा कर रहा है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य मैंने 1000 रुपये माना, तो वो बेचेगा कितने में, 1000 रुपये में बेचेगा। अब इसने क्या किया, दोषपूर्ण बाट की जगह उसने क्या कर दिया भी, उसने दोषपूर्ण बाट का प्रयोग किया है और 14% का लाभ कमा लिया। तो उसने 1000 ग्राम की जगह कितना तोला वो अपने को पता नहीं है, मान लेते हैं x ग्राम तोला। अब 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम उसने नहीं तोला, उसने 14% का लाभ कमाया, तो 1000 ग्राम की जगह उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। अब मैंने वो गड़बड़ी मान ली x रुपए की है। अब इस x रुपए का x ग्राम की है, यानी 1000 ग्राम नहीं तोला, उसने x ग्राम की गड़बड़ी की। तो अब इसका क्रय मूल्य कितना होगा, मेरे को ये बता दो। भी विक्रय मूल्य तो उसका 1000 ही रहेगा, 1000 रुपये ही इसका विक्रय मूल्य रहेगा, लेकिन उसका क्रय मूल्य चेंज हो जाएगा। अब उसका क्रय मूल्य मैं मान लेता हूँ x रुपये, भी x ग्राम की उसने गड़बड़ी की, या फिर ये मान लेते हैं भी उसने 1000 ग्राम की जगह x ग्राम तोला, या फिर उसने ये मान लेते हैं भी 1000 ग्राम की जगह है वो x ग्राम की गड़बड़ी की। अब ये मान लेते हैं भी x ग्राम की गड़बड़ी की है। अब x ग्राम की गड़बड़ी की तो उसका क्रय मूल्य है वो x ही होगा, क्रय मूल्य चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है भी लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, भी लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य और अपोन में क्रय मूल्य इंटू क्या होता है 100। चीजें समझ पाए, यानी ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। अब अपन यहाँ पे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला सेट करेंगे। अब देखो भी लाभ कितना कमा रहा है, 14% का लाभ कमा रहा है, बराबर में विक्रय मूल्य आपके पास में 1000 ही रहेगा, और माइनस में क्रय मूल्य आप कितना है इसका
यानी x ग्राम वो तोल रहा है, अभी x ग्राम बेच रहा है, तो यहाँ पे x इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य हो जाएगा, और अपॉन में क्रय मूल्य उसका कितना है, क्रय मूल्य उसका x है, और इंटू 100, यानी क्रय मूल्य उसने चेंज कर दिया भी, क्योंकि क्रय मूल्य चेंज कैसे हुआ भी, पहले वो 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीद के लेके आया था, ठीक है, और उसने क्या कर दिया भी, उसने क्रय मूल्य पे बेचने का दावा किया तो 1000 रुपए में बेच दिया, लेकिन वो तोलने की जगह है वो क्या कर रहा है, कम तोल रहा है, कम तोल रहा है, तो मैंने मान लिया भी x ग्राम कम तोल रहा है, और x ग्राम का फिर क्रय मूल्य कितना होगा, x ही होगा, तो वही यहाँ पे हो गया। अब इसमें देखो भी ये x है वो यहाँ पे क्या है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 14x, ठीक है, और ये 100 है वो यहाँ पे क्या है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 100 यहाँ पे भाग में आ जाएगा, और बराबर में आपके पास में आ जाएगा 1000 माइनस में x। अब इसका ये 100 है वो यहाँ पे गुणा में है, ये 100 यहाँ पे क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो ये आपका ये 100 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा भी, तो ये आपका हो जाएगा 14x, 14x बराबर में ये आ जाएगा 10,000, 10,000 कैसे होगा भी, 1 2 3 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 10,000 हो जाएगा क्या, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो इसमें आपका 2 और 3 5 आ जाएगा भी, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1 लाख आ जाएगा, और माइनस में आपके पास में क्या है 100x है। अब ये 100x इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भी, तो ये आपके पास में 114x आ जाएगा। अब 114x का आपको भाग देना है कितने पे, 1 लाख के ऊपर भाग देना है भी, ठीक है, 1 लाख के ऊपर है वो आपको भाग दे दो भी, इसके अंदर मैं भाग दे रहा हूँ, 1 लाख के अंदर है वो आपको भाग देना है किसका, 114 का, तो 114 का आप भाग दोगे तो ये आपके पास में 877 आएगा भी, 1 लाख के ऊपर है वो आप भाग दोगे किसका, 114 का, तो x का मान आपके पास में आ जाएगा, कितना आएगा भाई x का मान, तो x का मान 877.192 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 877, लगभग में आपको बताना है, तो 877 ग्राम तोलेगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4A के अंतर्गत है, भाग 4A के अंतर्गत है, यहाँ पे आपका एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अब यहाँ पे 4A के अंतर्गत है, और मौलिक कर्तव्य तो 4A के अंतर्गत है, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आपका 4A के अंतर्गत है, मौलिक अधिकार पूछ ले तो मौलिक अधिकार है वो आपका भाग 3 के अंतर्गत है, नीति निर्देशक पूछ ले तो नीति निर्देशक है वो भाग 4 के अंतर्गत है, और ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये जोड़े कब गए थे, तो 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ था भी, उसमें आपका मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था, और आर्टिकल कौन सा है, तो 51A के अंतर्गत है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है। अब आपका जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है वो आपके चलते हैं 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक आपके मौलिक अधिकार चलते हैं, फिर 36 से लेकर के 51 तक है वो आपके कौन चलते हुए, तो ये आपके नीति निर्देशक तत्व चलते हैं, और फिर 51A के अंतर्गत है वो आपका ये मौलिक कर्तव्य आ जाता है, सवर्ण सीएम समिति के द्वारा है वो ये जोड़ा गया था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 39 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है। अब पहला कथन ये दे रखा है किसी भी दिशा में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण के लंबवत होगी। अब दर्पण के लंबवत कैसे होती है भी वो देख लो, जैसे इस प्रकार से अभी, अब यहाँ पे ये आपका वक्रता केंद्र है, अब एक दिशा, एक तो मैंने यहाँ पे ये निकाल दी भी, एक आपकी ये आपका फोकस हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, एक तो मैंने इस प्रकार से ये मुख्य एक्स निकाल दी, तो ये मुख्य एक्स के ऊपर क्या है, एक प्रकार से लंबवत है, और एक मैंने अगर यहाँ से डाली है ना, यहाँ से इस प्रकार से तिरछी कोई रेखा डाली है तो ये इस प्रकार से आएगी और ये यहाँ पे आ रही है और टकराने के बाद में उसी दिशा में वापस चली जाएगी, तो ये भी यहाँ पे क्या है, अभिलंब की तरह कार्य करेगी। और अगर मैं यहाँ से डालूंगा तो वक्रता केंद्र से आकर होकर जो आपकी रेखा किरण जा रही है वो वापस क्या है, उसी दिशा में चली जाएगी, वापस है उसी दिशा में चली जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या है, एक लंब का कार्य करेगी, एक प्रकार से नॉर्मल का कार्य करेगी। उसके बाद में इसने बोला भी वक्रता केंद्र और मुख्य
फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण है वो दर्पण के लंबवत होगी, बिल्कुल गलत बात है। अब ये तो फोकस वक्रता केंद्र वाली मैंने आपको कंडीशन है वो समझा दी। अब देखो भी मुख्य फोकस क्या बोलता है। मुख्य फोकस बोलता है फोकस से होकर जो भी किरण आएगी ना, फोकस से होकर जो भी किरण जाएगी तो वो टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लंबवत नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, लंबवत नहीं होगी, तो ये इसीलिए गलत हो गया। अब तीसरा देखो भी वक्र दर्पण पर वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण का आपतन कोण है वो 90 डिग्री का होता है। तो प्रकाश किरण का आपतन कोण 90 डिग्री का कैसे होगा भी, टकराने के बाद में वापस वक्रता केंद्र से उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो यहाँ पे तो 0 डिग्री का होगा भी। आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ही 0 डिग्री है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका केवल और केवल पहला कंडीशन है वो सही है, बाकी दोनों गलत है भी। आगे देखो 40 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये समुच्चय सोल्व करना है भी। 6 है, 17 है और आपको यहाँ पे 40 दे रखा है, फिर 13 है और 9 है और फिर यहाँ पे 31 दे रखा है। अब इसमें देखो पहले दो को जोड़ो, 17 और 6 को जोड़ो, कितना हो रहा है, तो 17 और 6 को जोड़ोगे तो ये आपके पास में 23 हो गया क्या। 17 और 6 को जोड़ोगे तो 6 और 7 13 और 2 23 हो गया। और फिर 6 का दुगुना जोड़ दो, इसमें 23 में 6 का दुगुना जोड़ोगे तो 40 हो रहा है क्या, तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये 35 हो रहा है। अभी कितना हो रहा है, 35 हो रहा है, तो ये तो नियम नहीं लगेगा। अब इसके अंदर है वो आपस में ये संख्या अगर मैं 6 की स्क्वायर करूं तो भी नहीं होगा, गुणा करवा दो भी, 17 का 6 के साथ में गुणा करवाओगे, या फिर 17 में से 6 निकाल दो, 17 में से 6 निकालोगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अब 17 का दुगुना करो, इसमें क्या है 17 का दुगुना करो यहाँ पे और 6 जोड़ दो, 17 का दुगुना करोगे तो 34 और 34 में 6 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 का दुगुना करो 18 और 18 में 13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 का दुगुना करो, 15 का दुगुना कितना होता है, 30, 15 का दुगुना आपका कितना होता है अभी 30 होता है, और 30 के अंदर है वो आप 21 जोड़ दो तो 30 और 21 51 हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के प्रीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इस प्रकार से 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे इसने बोला भी जड है वो यू और वी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो जड है वो यू और वी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो ये लो। और उसके बाद में इसने बोला भी जड एक्स के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो x के बाईं ओर, तो x का बायां कौन सा होगा भी, x का बायां यहाँ पे होगा भी, x का बायां ये हो जाएगा बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो z है। तो z है वो x के बाईं और दूसरे स्थान पर है, और s है वो u और t दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो u और t दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो यहाँ पे आपका s बैठा है। उसके बाद में इसने बोला भी u है वो x के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो x के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है भी, तो x के बाईं और तीसरे स्थान पर आपका u बैठा है। तो पहला दूसरा और तीसरा u है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बोला है w है वो t के ठीक बगल में है, तो w यहाँ पे आ जाएगा। और y है वो v के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो v का दायां कौन सा होगा, ऊपर वाला पहला और दूसरा, यहाँ पे आपका y आ जाएगा। अब इसने बोला भी t के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, तो t ये रहा भी, और t के बायां कौन सा हो जाएगा, तो t का बायां आपका हो जाएगा, t का ऊपर वाला बायां होगा भी, पहला दूसरा और तीसरा x। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला भी घरेलू प्रयोजनों हेतु एसी आपूर्ति की, एसी यानी एयर कंडीशनर की आपूर्ति के लिए कितनी आवृत्ति की यहाँ पे विद्युत है वो सप्लाई की जाती है। तो हमारे देश के अंदर है वो 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज की आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। तो 50 हर्ट्ज की, और वोल्टेज पूछ ले तो कितना होता है, तो 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की विद्युत है वो अपने घरेलू जो आप एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, ये जो यूज करते हैं उसके लिए उपयोगी होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको यहाँ पे पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है क्या आएगा, 200, और 200 में से 119 माइनस कर रहा है, 200 से 119, तो इसमें कितना माइनस कर दिया अभी, तो ये 1, और यहाँ पे आपका चला जाएगा 9 में से 8 81। अब यहाँ पे कितना माइनस किया इसने, तो इसने 81 माइनस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कितना माइनस कर रहा है ये, तो यहाँ पे आपके पास में ये माइनस कर रहा है 9
और 4 49 माइनस कर रहा है भी, और उसके बाद में यहाँ पे ये 25 माइनस कर रहा है भी, और यहाँ पे 25 नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कितना माइनस कर रहा है, ये 35 माइनस कर रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे कितना माइनस कर रहा है ये, तो ये माइनस कर रहा है 15 में से 6 जाएगा तो आपके पास में 9 बचेगा, 9 माइनस कर रहा है, और उसके बाद में 70 में से 45 जाएगा तो इधर से 10 और 6, ठीक है भाई 25 ही बचेगा, यहाँ पे 25 आ गया। अब ये देखो भी 9 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और अब 1 का स्क्वायर आएगा भी, क्योंकि ये विषम संख्या चल रही है, विषम संख्या चल रही है, तो अब 1 का स्क्वायर माइनस करेगा तो 36 में से 1 जाएगा तो 35, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला है भी नीचे दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं ओर से दूसरी संख्या और बाईं ओर से पांचवी संख्या का योगफल कितना होगा। तो पहले इसको अवरोही क्रम में सेट करो, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या है वो इसमें कौन सी है अभी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 144 है, और उसके बाद में 144 के बाद में 131, और उसके बाद में 127, और उसके बाद में 123, और उसके बाद में 106, और उसके बाद में आपका हो जाएगा ये 95, फिर 93, और फिर 91, और उसके बाद में 73 नहीं 88, और फिर 73। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल देख लो भी 10 संख्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ही है। अब इसने बोला है भी दाईं ओर से दूसरी, तो दाईं ओर से दूसरा कौन सा 88 है, और बाईं ओर से पांचवी, तो बाईं ओर से पांचवी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी 106। 106 में से आपको क्या करना है, 88 ऐड करना है, तो 6 8 और 6 14, और ये हो जाएगा 8 और 1 9, और ये 194, टोटल कितना हो जाएगा भाई 194 हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो वो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। कितनी अभी 75 16.6, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 47 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब यहाँ पे बोला गया भी जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले तो आपको v ज्ञात करना पड़ेगा। अभी अब v ज्ञात करोगे तो लेंस है, फॉर्मूला लगा दो 1/f। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/u होता है। अब आपको v ज्ञात करना है तो ये u को दूसरी साइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस में माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 1/u हो जाएगा। अभी अब यहाँ पे फोकस दूरी आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पे 1/v क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा 1/30। ये माइनस में होगा क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो माइनस होती है भी, और ये भी आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रखा गया है अवतल लेंस के बाईं ओर, और बाईं ओर सारी की सारी दूरियां है वो अपन क्या करते हैं माइनस के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मेजर करते हैं वो माइनस के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे 60 आपका एलसीएम आ गया, ये बच गया माइनस का 2 और यहाँ पे बच गया माइनस का 1। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 अपॉन में 60 हो जाएगा। तो 1/v बराबर v बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो v बराबर है वो आपका आ जाएगा 30 एकम 30 सॉरी 20 आ जाएगा भाई। v बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा। अब यहाँ पे आपको आवर्धन ज्ञात करना है तो m बराबर क्या होता है भाई, m बराबर होता है v अपॉन में u, v अपॉन में u होता है। अब m बराबर v का मान कितना है माइनस का 20 है, और यहाँ पे आपका u का मान कितना है, u का मान इसने दे रखा है 60, और ये अपन लेंगे माइनस के अंदर, क्या लेंगे भाई माइनस के अंदर लेंगे, और माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा b एकम b और b तिया 60 1/3। अब 1/3 के अंदर भाग दे दो आप, तो 1/3 के अंदर यानी 3 का 1 के अंदर भाग देना है तो पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, और फिर 3 तिया 9 बच गया 1 10 3 तिया 9, तो इस प्रकार से पॉइंट 33 और वो भी क्या है प्लस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पादपों में तापमान
पादपों में तापमान नियमन में मदद कौन करता है? तो जो पेड़ पौधे हैं उनका जो तापमान है वो किस प्रकार से कंट्रोल होता है? तो वाष्पोत्सर्जन से कंट्रोल होता है भी, यानी ज्यादा तापमान होगा तो वो क्या है, अपने जो अंदर जो पानी है वो उसका क्या कर देंगे, वाष्पोत्सर्जन कर देंगे, तो उसका तापमान है वो कंट्रोल हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे 27 है, उसके बाद में 6 है। 27 को इसने 6 लिखा है, 18 को क्या लिखेगा, और 36 को इसने क्या लिखा है, 8 लिखा है। अब देखो भी यहाँ पे कौन सा नियम लागू कर रहा है ये। अब 3 का आधा कर दो, 3 में से आधा करोगे और 3 का क्यूब कर दो, तो ये इस प्रकार से तो सेटिस्फाई नहीं होगा भी। तो यहाँ पे अगर 6 का अगर मैं आधा करूं और फिर 9 से गुणा कर दूं, और इसी प्रकार से 8 का, यहाँ पे देखो भी 6 का आधा करो भी, 6 का आधा करो कितना आएगा, तो 3 आएगा, और फिर 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो तो यहाँ पे 27 आ गया। इसी प्रकार से 8 है, इसका आधा करो तो 4 हो जाएगा, और फिर 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो तो 9 चौका 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कौन सी संख्या लूँ, तो मैं 4 ले लूँ, और 4 का आधा करूंगा तो 2 आ जाएगा, और फिर 9 के साथ में गुणा करवाऊंगा तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4। तो 4 का आधा करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 का फिर 9 के साथ में गुणा करवा देना। आगे देखो भी नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इस प्रकार से सारणी बना रखी है, और इसके अंदर है वो आपको पूछा क्या गया है वो देखो भी। अब यहाँ पे पूछा भी ओ द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या और पी द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो ये ओ है, इसका सभी काउंट कर लो भी, ओ के द्वारा कितना बेचा जा रहा है, तो 0 0 0, तो 0, 6 और 1 7, 7 और 5 12, और उसके बाद हैंसिल 1, 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, यानी 1220। और उसके बाद में पी के द्वारा कितने बेचे गए, तो 0, और उसके बाद में 7 और 5 12 और 1 13, और 1 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15, तो यहाँ पे 1530, तो 1 से 1 कैंसिल कर दो तो 122 अनुपात 153 हो जाएगा भी, 122 अनुपात 153। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 52 नंबर क्वेश्चन में आपको एल्किन का सूत्र बताना है। अभी बता के आया हूं मैं आपको, एल्किन का सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, ये एल्किन का होता है। एल्काइन का कौन सा होता है, तो ये एल्काइन का होता है। भी -2 करोगे तो एल्काइन का आ जाएगा, और +2 करोगे तो ये आपका एल्केन का आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो होने के लिए पात्र हो, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो, उससे राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 36 के अकॉर्डिंग उसे क्या करता है, भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है, या फिर अटॉर्नी जनरल के रूप में उसे नियुक्त करता है। तो महान्यायवादी की जो अगर मैं बात करूं भी, महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी आवश्यक है, तो वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर आप नियुक्त हो सकते हैं तो आप है वो महान्यायवादी भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अटॉर्नी जनरल जो कि आपका कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखो भी 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत कितना है ये आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है xn प्लस में 1 और अपॉन में आपके पास में आ जाएगा 2, ये होता है भी। अब x यहाँ पे क्या है, तो 3, x यहाँ पे क्या है 3, यानी किसके गुणज है, तो 3 के गुणज है, तो 3 आएगा। और n यहाँ पे कितना है, तो कितने गुणज है, तो 7 गुणज है, और प्लस में आपको 1 करना है, और इंटू आपको क्या करना है, 2 करना है, अपॉन में 2 करना है। तो यहाँ पे 3 × 8 और अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 12, तो 4 तिये 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 तिये 12, तो यहाँ पे इसका औसत कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है स्टेटमेंट दे रखा है, सभी बादल है वो पानी है, बी से बादल हो जाएगा, और सारा का सारा बादल है वो पी से पानी हो जाएगा भी, और कुछ पानी है वो जे से जूस हो जाएगा, और सभी जूस है वो आपका क्या हो जाएगा, चीनी, सारा का सारा जूस है वो CH से चीनी हो जाएगा भी। तो अब इसने बोला भी कुछ बादल चीनी है क्या, तो कुछ जो आपके बादल है वो चीनी में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहा भी। और कुछ पानी है वो चीनी है क्या, तो कुछ पानी है
वो आपका चीनी है क्या? बिल्कुल सही बात है, चीनी वाले को काट रहा है अभी। और कुछ पानी बादल है क्या? तो कुछ जो पानी वाला है वो बादल वाले को काट रहा है क्या? बिल्कुल काट रहा है, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड है वो पालन कर रहा है, पहला ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से, ये जो आपका डायग्राम दे रखा है वो किडनी का डायग्राम दे रखा है भी, और किडनी का डायग्राम दे रखा है, आपको पूछा है भी मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है। तो पॉइंट अगर आपसे पूछ ले तो हाइलम से निकलती है भी, हाइलम। मूत्रवाहिनी है वो किडनी से कहां से निकलती है? और हाइलम से निकलती है। और डायग्राम में अगर आपको दर्शाना है तो वो यहां से निकलती है भी, ठीक है। मूत्रवाहिनी किडनी से यहां से निकलती है, तो आपका ये 2 नंबर से निकलती है, तो बिंदु 2 से निकलती है। और कौन से स्थान से निकलती है? तो हाइलम बिंदु से निकलती है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तत्वों को उनके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो तत्वों को उनके भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुण धर्मों के साथ में विभाजित किया गया है या फिर वर्गीकृत किया गया है। तो तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर उसको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला भी SLEE को क्या लिख रहा है? ये QICBI लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो भी, -2 किया, -3 किया, पहले -2 किया, फिर -3 किया, और उसके बाद -2 किया, और फिर -3 कर दिया, और फिर -2 कर दिया। यानी पहले -2 फिर -3 फिर -2 फिर -3, इस प्रकार से चल रहा है। तो ये HOPES को क्या लिखेगा? तो यहाँ पे -2 करेगा, तो -2 करेगा तो ये चला जाएगा आपका F के ऊपर, फिर -3 करेगा तो ये आपका चला जाएगा L के ऊपर, और उसके बाद में -2 करेगा तो ये आपका चला जाएगा N के ऊपर, -3 करेगा तो ये आपका B के ऊपर चला जाएगा, और -2 करेगा तो 19 में से 2 जाएगा 17, तो यहाँ पे Q आ जाएगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। M है वो A के दाईं और तीसरे स्थान पर है भी, A के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे A ये आ गया, और A के दाईं और तीसरे स्थान पर तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे आपका आ जाएगा M। उसके बाद में इसने बोला है भी M है वो P के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो M P के बाईं और दूसरे स्थान पर P पहला और दूसरा M आ जाएगा। P और S के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे P और S के बीच में एक व्यक्ति आ गया। Q है वो S के दाईं और ठीक बगल में है, तो Q यहाँ पे आ जाएगा। तो और कोई अन्य व्यक्ति बैठा नहीं है, तो टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कितने भी 9 व्यक्ति है पंक्ति के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में देय 28,700 के ऋण को पूर्णता चुका दिया जाए? तो यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जानी है। ये किस्त वाला सवाल है भी। अब इसके अंदर किस्त वाला सवाल है, तो यहाँ पे 5% है, प्रतिशत को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो तो ये हो जाएगा 1/20। अब यहाँ पे मूल वैल्यू कितनी है? 20 है, और 1 का ब्याज लग गया तो 21 हो गया। अब 2 वर्ष है, तो ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 का स्क्वायर 441, कितना है? 441, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 20 का स्क्वायर है वो आपका 400 हो जाएगा। अब देखो भी इसने क्या बोला है, भी समान वार्षिक भुगतान किया है, यानी समान वार्षिक यानी किस्त है वो आपके समान है। तो यहाँ पे किस्त देखो भी कितनी है? 21 है, और ये 441 है। तो इसको 441 बनाने के लिए 21 से गुणा करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे? 21 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको 21 से गुणा करेंगे तो 21 2 42 यानी 420, और ये कितना है भी? 400 है। तो हमारे अनुसार टोटल राशि कितनी है? 820 है, लेकिन वो बोल रहा है भी 2870 रुपये का ऋण पूर्णतः चुकाया है। तो यहाँ पे 820 बराबर कितना हो जाएगा? तो 820 बराबर है वो 28,700 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 820 इसके भाग में आ जाएगा। और आपको ज्ञात क्या करनी है? तो यह गणना यह ब्याज की वार्षिक गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जानी है। तो किस समान वार्षिक भुगतान पे आपको किस्त की राशि ज्ञात करनी है? तो यहाँ पे 441 का मान ज्ञात करना, तो 441 से गुणा कर दो। तो 1 0 से तो 1 0 काट दो भी, और उसके बाद में कट रहा है तो उसको काट दो भी 82 से। 82 है वो कितने बार
2870 को काट रहा है, 2870 को 82 है, वो कितनी बार काट रहा है अभी, तो 2870 भाग करना है आपको 82, तो ये हो जाएगा आपका 35 बार काट रहा है अभी, ये है वो 35 बार इसको काट रहा है। और 35 को 441 से गुणा कर दो, गुणा करना है आपको 441 से, तो ये 15,435 आ जाएगा अभी, 15,435 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो प्रत्येक किस्त की राशि है वो 15,435 हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पुरंदरदास आराधना मुख्यतः एक उत्सव है। तो पुरंदरदास आराधना मुख्यतः एक शास्त्रीय संगीत का उत्सव है। क्या है? शास्त्रीय संगीत का उत्सव है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, निम्नलिखित अपक्रिया के प्रकार की पहचान करो। तो यहाँ पे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। अब यहाँ पे जो आपका सोडियम है वो ज्यादा अपक्रियाशील है, तो Ag को क्या कर देगा, सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये बन जाएगा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पे Ag है वो क्या बना लेगा, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो ये कौन सी है, वो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे 2 अभिकर्मक है और दोनों ने क्या है, विस्थापन किया है। तो ये आपका हो जाएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें उस संख्या का पहचान करना है, प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है अभी। तो यहाँ पे 3 है, फिर 3.5 है। अब इसमें देखो भी 0.5 बढ़ा दिया, फिर इसने कितना बढ़ाया है, तो फिर इसने 1 बढ़ा दिया, फिर इसने क्या किया, पहले 0.5 बढ़ाया, फिर इसने 1 बढ़ा दिया, और अब कितना बढ़ा रहा है अभी, अब 1.5 बढ़ा रहा है, और फिर कितना बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया 2, और फिर 2.5 बढ़ाएगा अभी। पहले 0.5 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ा दिया, फिर 1.5 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2.5 बढ़ाया। तो 8 में 2.5 जोड़ोगे, 8 में 2 जोड़ा तो 10, और 0.5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10.5, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि कल रविवार है, कल क्या है, संडे है, तो आज से 121 दिन बाद कल यहाँ पे कल क्या है, रविवार है, तो आज क्या वार है अभी, आज शनिवार होगा। कल रविवार है तो आपका आज शनिवार है, और आज से 121 दिन बाद, 121 दिन के बाद में सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो भी। जो शेष दिन बचेंगे उसमें आप दिन है वो जोड़ देना। तो 7 एकम 7 बच गया कितना, 5 51, 7 7 49, कितना बच गया 50 और 51, यानी 2 शेषफल बच गया। अब 2 शेषफल बचा है, तो शनिवार से आगे रविवार और सोमवार, तो कौन सा दिन होगा भी, 121 दिन बाद सोमवार होगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात है वो 4:5 था, और अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात है वो 5:6 है। तो 2 वर्ष पहले तो क्या है, 4:5 है, और 3 वर्ष बाद में 5:6 है। अब यहाँ पे देखो भी कितने का अंतर है, 1 का है, और यहाँ पे भी कितने का अंतर है, 1 का है। तो हमारे अनुसार तो अंतर 1 का है, लेकिन वो बोल रहा है 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 1 का मान 5 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये आपका सुभाष है और ये आपका प्रणव है, और प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इससे ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। 5 5 25, तो ये ऊपर वाली है ये 2 साल पहले की है, तो 2 इसमें जोड़ दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इससे ज्ञात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 का 30, और ये क्या है, 3 साल पहले की है, 3 साल बाद की है, वर्तमान में ज्ञात करना है, तो ये -3 कर दो, तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 66 नंबर क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर का है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 व्यक्तियों वाले समूह में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, रेशमा की लंबाई सबसे अधिक है, तो आर से रेशमा ऊपर आ जाएगी भी, और कविता की लंबाई सुरभि से अधिक है, कविता की जो लंबाई है वो सुरभि से अधिक है, जिसकी लंबाई ललिता से कम है। अब ये जिसका, जिसकी, जिसके लिए, किसके लिए आता है, ये हमेशा दूसरे के लिए आता है, जो जिसका है वो हमेशा दूसरे के लिए आता है। तो यहाँ पे दूसरा कौन है, कविता और सुरभि में सुरभि दूसरी है, जो ललिता से कम है, तो इसका मतलब क्या है, सुरभि की जो लंबाई है वो ललिता से कम है भी, जिसकी लंबाई ललिता से कम है, तो इसका मतलब सुरभि की जो लंबाई है वो ललिता से कम है। अब इसमें पल्लवी की लंबाई गंगा से अधिक है। अब पल्लवी की, पी से पल्लवी, और पल्लवी की लंबाई है वो गंगा से अधिक है, तो गंगा के ऊपर आ जाएगी, लेकिन सुरभि से कम है। लेकिन अब ये लेकिन किसके लिए आया है,
अब लेकिन पहले वाले के लिए आया, यानी पल्लवी की जो लंबाई है वो गंगा से तो अधिक है, लेकिन पल्लवी की लंबाई है वो सुरभि से क्या हो जाएगी, कम है। अब इसने बाद में यहाँ पे बोला भी कविता की लंबाई ललिता से अधिक है, तो ललिता के अधिक है तो यहाँ पे ललिता के ऊपर आ जाएगी कविता। और निम्न में से किसकी लंबाई है वो सबसे कम है, तो यहाँ पे गंगा की लंबाई सबसे कम हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपकी रेशमा है वो सबसे अधिक है, तो यहाँ पे रेशमा ऊपर आ जाएगी। आगे देखो 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला है भी संतुलित करने के लिए किन दो को आपस में चेंज करना पड़ेगा, तो पहले 9 और 3 को आपस में चेंज कर लेते हैं। 25 और 25 इंटू 3 25 या 75 हो जाएगा भी, यानी 9 की जगह 3 रखना है तो ये 75 हो जाएगा पूरा मामला। उसके बाद में 74 है, और उसके बाद में ये कितना बचेगा भाई, ये यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 75 में से 74 जाएगा तो 1 बचेगा, और प्लस में 4 5 9, और यहाँ पे भाग देना आपको। अब 3 की जगह आपको 9 रखना है तो 9 रख दो, और बराबर में 52 आना चाहिए। अब 9 एकम 9 और 9 5 45 और 9 एकम 9, तो यहाँ पे 51 आ गया, और 51 में आप 1 जोड़ोगे तो 52 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी दिए गए सभी महीनों के लिए अरविंद की औसत बचत कितनी है, तो अरविंद भाई साहब की दिए गए जो बचत आपको दे रखी है टोटल करो और उसमें भाग दे दो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत आपके सामने आ जाएगा। अब देखो भी 5 5 10 और 5 15 5 20, तो यहाँ पे 20 2, उसके बाद में 7 और 2 9 2 11 और 5 16 16 और 2 कितने हो जाएंगे भी 16 और 2 18 18 और 2 20, तो यहाँ पे 2 ऐसे लग गई। उसके बाद में 3 और 3 6 3 9 9 और 4 13 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17 17 और 4 21 21 और 5 कितने हो जाएंगे भी 26 26 और 2 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28। तो टोटल कितना आ गया अभी 2800 आ गया। अब ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो 7 का आप भाग लगा दो, 7 कम 7 7 सौ 28, तो यहाँ पे 400 इसका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें इसने बोला भी पहले और दूसरे को आपस में चेंज कर दे, तीसरे और चौथे को आपस में चेंज कर दे, चौथे और पांचवें और छठे को आपस में चेंज कर दे, इसी प्रकार से आगे भी अपन चेंज कर दें तो बाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा, तो इसको चेंज कर दो भी, ओ एफ में चेंज हो जाएगा, और एम है वो आर में चेंज हो जाएगा, और एल है वो यू में चेंज हो जाएगा, एल है वो यू में चेंज होगा भी, और जेड है वो आई में चेंज हो जाएगा भाई, जेड है वो आपका आई की जगह आ जाएगा, और डी है वो आपका ई की जगह आ जाएगा। अब इसने बोला भी बाएं से नौवां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां आठवां और नौवां कौन आएगा डी, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। समीकरण एक्स की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 के दो मूलों में से छोटा मूल कौन सा, ये आपको बताना है, तो दोनों मूल ज्ञात कर लो अभी। अब यहाँ पे ज्ञात करने के लिए 5 या 15 टुकड़े हो जाएंगे इसके, एक्स की स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3x, प्लस का 3x 5 या 15 5 और 3 8 और प्लस का 15, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में x एक आ गया आपके पास में x कॉमन, और x प्लस में 5 बच गया, और यहाँ पे आपके पास में प्लस का 3 कॉमन आ गया, और ये बच गया x और 3 5 या 15 प्लस का 5, तो ये आपके पास में x बराबर माइनस का 3 आ गया, और एक आ गया x बराबर में माइनस का 5। तो यहाँ पे छोटा मूल पूछा है, जो संख्या माइनस के अंदर छोटी है, माइनस के अंदर छोटी है वो संख्या क्या है बड़ी है, वो संख्या क्या है बड़ी है, और जो संख्या माइनस के अंदर बड़ी है वो संख्या क्या होती है हमेशा छोटी होती है, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर है वो अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बार बार वाले का गुणा करवा दो, तो ये आपके पास सामने हो जाएगा एक्स की स्क्वायर, और 64 का 4 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास 256 हो जाएगा, और 2 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 256 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये रूट हटाओगे तो ये 1.6 के रूप में बाहर आ जाएगा भाई, 256 है वो 16 का स्क्वायर होता है भी, तो 1.6 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब ये LGE इसको क्या लिख रहा है, ये QLJ के रूप में लिख रहा है। अब यहाँ पे 12 और 5 17 होते हैं भी, 7 और 5 12 होते हैं, और 5 और 5 10 होते हैं, तो प्रत्येक के अंदर 5 5 बढ़ा रहा है ये, तो CTJ में देखो भी अब 3 के अंदर 5 बढ़ाएगा तो 5 और 3 8, और 20 और 5 25 25 पे Y, और 10 और 5 15 15 पे O, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट देखो भी 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि तत्व एक्स आवर्त सारणी में समूह 17 और आवर्त 4 से संबंधित है तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे। तो यहां पे देखो भी, अब आपको पता है समूह है, समूह क्या बताता है भी, जो ग्रुप होता है आवर्त सारणी में वो क्या बताता है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है भी, बाहर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताता है, और आवर्त क्या बताता है, तो आवर्त आपकी कक्षा बताता है भी कक्षा कितनी है। तो अब इसके अंदर चौथा आवर्त है, अगर चौथा आवर्त है तो उसके बाहर चार आपके क्या होंगे, कक्षा होगी, यानी 1 2 3 और 4, इस प्रकार से 4 कक्षा होगी। अब इसने पूछा है भी पूरी तरह से कितने कोष भरे हुए हैं, तो 4 कक्षा है, तो टोटल 4 कक्षाएं हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ भी, आप यहाँ पे 12 नंबर के ऊपर मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम में 12 नंबर पे आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे, पहले में आएगा 2, दूसरे के अंदर कितना आएगा भाई 8 आएगा। अब ये दूसरा पूरा भरा हुआ है, तभी अपन तीसरे में जा रहे हैं, तीसरे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 12 है, 8 और 2 10 और 2 12। तो तीसरे के अंदर कब जाते हैं, जब दूसरा भरा हो। अब चौथे के अंदर कब जाएंगे, जब 3 भरे हो। तो यहाँ पे आपका आवर्त कितने हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे, तो 3 कोष है वो पूरी तरह से भरे होंगे, तभी अपन चौथे कोष के अंदर जाएंगे। तो कोष की संख्या कौन बताता है, आवर्त की संख्या है वो कोष की संख्या बताता है, और समूह की संख्या है वो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है करंट अफेयर का। नेक्स्ट देखो भी 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको दे रखा है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 6 और 3 9, ये 3 के रूप में बाहर आ जाएगा। अब 19 में से 3 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 है वो 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 25 और 4 21 और 4 25, 5 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा भी ऐसे कितने इंटीरियर डेकोरेटर है जो न तो आर्किटेक्चर है और न ही नर्तक है। तो न तो आपके डांसर होंगे और न ही आर्किटेक्चर होंगे। तो यहाँ पे आपका 150 आपका है वो आपके इंटीरियर डेकोरेटर हो जाएंगे, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 77 नंबर क्वेश्चन। अब ये इसमें बोला गया है भी, एडुआर्डो, अब्राहम और जेवियर एक कार्य को क्रम से 12, 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। उन सभी में यहाँ पे एक तो है एडुआरियो, तो ई से, अब्राहम को ए से और जेवियर को जे से। ये 12 दिन में, ये 10 दिन में और ये 15 दिन में। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। टोटल कार्य 60 है, 12 5 60, 10 6 60 और 15 चौके 60। चीजें समझ पाए। अब यहाँ पे ये एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। जो आपका एडुआर्ड है ये क्या करता है, एक दिन में 5 कार्य करता है। अब्राहम है ये एक दिन में 6 कार्य करता है, और जेवियर है ये एक दिन में 4 कार्य करता है। अब इसने बोला भी 2 दिन बाद, यानी सभी ने, उन सभी तीनों व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। अब तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो तीनों एक दिन में है वो 5 और 6 11 और 4 15। तो यहाँ पे एक दिन के अंदर 15 कार्य करते हैं। तो 2 दिन बाद, यानी सभी ने 2 दिन तक कार्य किया, तो टोटल कार्य कितना हो गया 30। अब 2 दिन के बाद में एडुआर्ड ने कार्य छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखो भी, और कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहम कार्य छोड़ के चला गया। अब कार्य पूरा होने से, यानी एडुआर्ड ने तो कार्य आपका छोड़ दिया, इसने तो कार्य छोड़ ही दिया। अभी अब कार्य कर रहे हैं अब्राहम और जेवियर। अब अब्राहम ने फिर कार्य छोड़ दिया, कब छोड़ा, तो ये 3 दिन पहले छोड़ा। कार्य समाप्त होने वाला था उससे 3 दिन पहले है वो आपके अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया। तो अब 3 दिन, लास्ट के 3 दिन कार्य कौन करेगा, तो लास्ट के 3 दिन कार्य वो आपका जेवियर करेगा। तो ये 3 दिन कार्य करेगा, तो इसने कार्य कितने कर दिया, 4 या 12, यानी 12 कार्य कर दिया। अब टोटल कार्य कितने हो गए, तो टोटल कार्य है वो आपके 42 हो गए। भी टोटल कार्य कितने हो गए, 42 हो गए। अब ये 42 कार्य है, टोटल कार्य करने आपको 60, बचे कितने हैं, तो बचे आपके हैं वो 18 कार्य बचे हैं भी, ठीक है, 18 कार्य है वो आपके बचे हैं। अब ये 18 कार्य करेगा कौन, आपके एडुआर्ड है, इसने तो 2 दिन ही कार्य किया, उसके बाद में ये छोड़ के चला गया। अब जो बचे हुए कार्य है वो आपके अब्राहम और जेवियर करेंगे, क्योंकि जेवियर है, अब्राहम है वो लास्ट के 3 दिन छोड़ के जाता है, पूरा होने के से 3 दिन पहले जाता है। तो यहाँ पे 3 दिन तो इसने कार्य किया, तो 12 कार्य कर दिया। अब जो बचे हुए बीच के जो कार्य है 18 दिन,
18 कार्य ये आपका अब्राहम और जेवियर करेगा। अब कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पे दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर है वो 10 कार्य करते हैं, तो ये 1.8 दिन में कर देगा। आप देखो भी 2 दिन तो पहले तीनों ने कार्य मिलकर किया था और 3 दिन अकेले जेवियर ने कार्य कर दिया, और यहाँ पे 1.8 दिन है वो दोनों ने अब्राहम और जेवियर ने मिलकर कार्य कर दिया। तो 3 और 2 6, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6.8 आ जाएगा। तो टोटल कार्य है वो 6.8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। भुजाएं होती है उसकी एक दूसरे के विपरीत होती है, एक में नॉर्थ होती है एक में साउथ होती है, तभी तो उसके अंदर है वो कंटिन्यू धारा है वो प्रवाहित होती रहती है। अब आपको पता है नॉर्थ नॉर्थ एक साथ में आ जाए तो वो तो प्रतिकर्षण करेगा, और नॉर्थ साउथ आ जाए तो वो क्या करेगा, आकर्षण करेगा, तभी तो धारा है वो क्या हो जाएगी, इसमें रेगुलर बहती रहती है, कंटिन्यू बहती रहती है। तो यहाँ पे दोनों जो विपरीत जो आपके प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा है पूछी है, और भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, विपरीत होगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं की कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी आपका। इसमें 243 क्यू के तहत नगर पालिका को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखो भी 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको HCF ज्ञात करना है, तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या 48 का भाग है वो 12 पे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब 16 का भाग मेरे को बताओ, 16 का भाग 16 के ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन 16 का भाग 12 को डिवाइड कर देगा, 16 है वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 24 है, ये 24 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 24 है वो 16 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी 4 है वो 12, 16 और 24 तीनों को डिवाइड कर देगा। तो HCF क्या होता है, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो क्या है दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, और LCM क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। दी गई संख्या को डिवाइड करेगा तो वो HCF, और दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो होगा आपका LCM। ठीक है, आगे देखो भी 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो वो आपका विहार, विहार है वो बौद्ध मठ को संदर्भित करता है और जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं भी। आगे देखो 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तवा बांध है उसका निर्माण 1970 के दशक में किया गया था भाई, 1970 के दशक के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखो भी 84 नंबर क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर का है। 85 नंबर क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं। अब यहाँ पे देखो भी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसके अन्य विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है भी, प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है समचतुर्भुज के अंदर। ये लो समचतुर्भुज अपन ने बना लिया, और समचतुर्भुज के अंदर है वो आपका जो प्रत्येक विकर्ण है वो समकोण के अंदर समद्विभाजित करता है। अब याद रखना समचतुर्भुज का विकर्ण है वो समान नहीं होता, लेकिन याद रखना समचतुर्भुज का विकर्ण है वो समकोण के ऊपर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में विभाजित करता है। अगर ये और ये भुजा बराबर होगी और ये भुजा है वो इसके बराबर होगी। चीजें समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसमें एक विकर्ण है वो आपका क्या है 30 सेंटीमीटर का है। तो मैं ये वाला विकर्ण ले लेता हूं भी, ये विकर्ण है वो 30 का है, तो ये 15 यहाँ पे बच गया और 15 यहाँ पे बच गया। अब समकोण के ऊपर समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके सामने वाली भुजा है वो कर्ण हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार स्क्वायर, प्लस में क्या होता है भी, प्लस में आपका लंब स्क्वायर होता है। अब आपको लंब स्क्वायर तो ज्ञात करना है, आधार आपके पास में 15 है और 20 का स्क्वायर कितना है, कर्ण आपके पास में 20 है, 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में लंब स्क्वायर आपको ज्ञात करना है तो एल की स्क्वायर आ जाएगा भी। अब यहाँ पे 400 के अंदर से 225 जाएगा तो ये कितना बचेगा भी आपके पास में, तो 5 और 9 में से 2 जाएगा तो 7, 175 बचेगा। तो 175 बराबर में एक्स की स्क्वायर। अब एक्स आपको ज्ञात करना है तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। 175 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 5, 25 इंटू 7,
25 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 25 7 175 होता है अभी, ठीक है। तो 25 है ये 5 के रूप में बाहर आ जाएगा और रूट 7 है वो अंदर रह जाएगा। तो ये आपके पास में x का मान आ गया। इसका मतलब क्या है भी, ये आपके पास में ये भुजा आ गई x। अब x ये है, यानी दो समान भागों में डिवाइड की गई है, तो यहाँ पे x और x 2x होगी, आपका विकर्ण आ जाएगा। ये x है, ये इतनी भुजा आपने x मान रखी है, तो ये भी भुजा x होगी। तो यहाँ पे आपको विकर्ण का मान पूछा है, तो x और x 2x पूरा विकर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 5 रूट 2 इसमें डबल कर दो, तो ये 5 और 5 10 हो जाएंगे, और रूट 7 है आपके पास में, तो रूट 7 यहाँ पे रूट 7 अभी ये रूट 7 है, तो 5 और 5 10 और 10 रूट 7 आपका इसमें दूसरे विकर्ण का मान आ जाएगा। आगे देखो भी 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 86 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो यहाँ पे इसको चेंज कर लो भी, ये चेंज हो जाएगा आपका कोसेक, ये आ जाएगा कोसेक, आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस में 90 में से मैं कितना माइनस करूं कि यहाँ पे आपका 47 हो जाए, तो 90 में से कोसेक 90 माइनस में कर दूं 43, क्या करूंगा अभी, कोसेक 90 माइनस 43 डिग्री माइनस थीटा, माइनस क्या करूंगा थीटा करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका सेक बन जाएगा। यानी कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है अभी, सेक होता है, और माइनस यहाँ पे है, और ये आगे आपके पास में है सेक 43 डिग्री माइनस में 43 डिग्री माइनस में आपके पास में थीटा है, इसको जो का त्यों रहने दें। आगे इसको चेंज कर लो भी, इसको चेंज करोगे तो बीच में प्लस का निशान है, और tan है, tan 90 डिग्री माइनस में, और इसको मैं कर दूं 90 डिग्री माइनस में 29 डिग्री माइनस में थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है अभी, कोट होता है, और कोट को मैं जो का त्यों रहने दूं माइनस का, कोट 29 डिग्री माइनस में थीटा, और उसके बाद में आगे आपको क्या दे रखा है, प्लस का साइन है, इसको चेंज कर लो भी, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस में, ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री माइनस में थीटा, और उसके बाद में आपके पास में क्या है, उसके बाद में आपके पास में माइनस का, ये है माइनस का कोस 45 डिग्री, इसको जो का त्यों रहने दें। आप देखो भी, अब कोसेक 90 माइनस में थीटा है, कोसेक 90 माइनस में थीटा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक 43 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। और आगे क्या है आपके पास में, माइनस का सेक 43 डिग्री माइनस में थीटा, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, प्लस का। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट, तो कोट ये आ जाएगा कोट आपका 29 डिग्री माइनस में थीटा, 29 डिग्री माइनस में थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का, आगे क्या है अभी, आगे है कोट 29 डिग्री माइनस में थीटा, और उसके बाद में आगे ये साइन वाला है वो किस में चेंज हो जाएगा, अभी साइन है ये आपका कोस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस का ये आ जाएगा कोस 90 डिग्री कोस 45 डिग्री माइनस में थीटा, और आगे क्या है भी माइनस का कोस 45 माइनस में थीटा। अब देखो भी ये कोस 45 का है, और ये कोस है वो प्लस का है, ये कोस है वो माइनस का और ये प्लस का है, ये कोट माइनस का है और ये कोट प्लस का है, और ये सेक माइनस का है, और यहाँ पे आगे जो आपका सेक है ये क्या है, प्लस का है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा इसका मान, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 87 नंबर क्वेश्चन। अब 87 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड इट विड्थ is 8 centimeter. When the length is increased to 25 centimeter, what will be the breadth of the rectangle if it are remaining the same of before? यहाँ पे इसने बोला है भी आपकी जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी जो आपको लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, और उसकी चौड़ाई दे रखी है 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
160 हो जाएगा। अब इसने बोला है भी उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, यानी उसकी लेंथ को 25 कर दिया, उसकी लेंथ को क्या कर दिया, 25 कर दिया। तो यहां पे आपको बताना है भी उसका जो ब्रेड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, उसमें कितनी कमी करें, या फिर उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए, या फिर उसकी चौड़ाई कितनी की जाए, उसकी चौड़ाई को कितना किया जाए कि उसका जो एरिया है वो क्या है 160 ही रहे, पहले जितना ही रहे। तो यहां पे मैं मान लेता हूं x और बराबर में क्या कर दूं 160 कर दूं। तो ये 25 है वो इधर चला जाएगा, तो मेरे पास में x बराबर कितना आ जाएगा, x मैंने चौड़ाई मान ली, तो 160 अपॉन में 25, तो भाग दे दो भी, 25 छिक्का 150 होता है, तो 6 बार चला गया, और बच गया कितना भी 160 में से 150 जाएगा तो 10 बच गया, और 25 चौका 100, तो 6.4 सेंटीमीटर उसकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। आगे देखो भी 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वीर बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो उत्तर की ओर ये लो 7 किलोमीटर, फिर वह वहां से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 8 किलोमीटर चला दिया, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, तो ये लो 19 मीटर चला दिया, और उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मोड़ दो और 3 किलोमीटर चला दो, तो ये लो दाएं मोड़ दिया और 3 किलोमीटर चला दिया, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 12 किलोमीटर चलाएगा, तो एकदम इसके सीध में आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या है 12 किलोमीटर है। और उसके बाद में बिंदु बी पर रुक जाता है, तो यहाँ पे बिंदु बी है और ये आपका बिंदु ए है। अब इसने बोला भी बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो ये टोटल दूरी आपके पास में कितनी है अभी 8 है, ये दूरी इसने 3 चल गया, तो ये कितना बच गया 5 दूरी बच गई, और ए से बी की ओर जाना है आपको, बिंदु बी से ए तक पहुंचना है, बी से ए तक पहुंचना है, तो पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गुंजर और बकरवाल जैसे खानाबदोशी जनजाति के लिए, गुज्जर और बकरवाल जैसी खानाबदोश जनजाति के लिए किस प्रकार के वन, झुरमुटों, झाड़ियों और विभिन्न संसाधनों जैसे कि सिल्वर, फर और धूपचंदन, देवदार और सनोबर का एक प्रमुख स्रोत है, तो वह है मोटाने वन। कौन से अभी मोटाने वन है, यानी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर अब आपको बताना है भी उस परिपथ पर विचार कीजिए जो 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम वाले 3 प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में 220 वोल्टेज के एक सेल से संयोजित है, तो प्रभावी प्रतिरोध और आपका 20 ओम प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है। तो पहले तो आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध 1/10 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30 इस प्रकार से ज्ञात करोगे भी। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 10 छिका 60, 20 60 और 30 दुए 60, तो यहाँ पे 6 और 3 9 और 2 11, तो ये आपके पास में क्या आ गया 1/r, 1/r बराबर आ गया 11/60। आपको तो r ज्ञात करना है, तो तुल्य प्रतिरोध r बराबर क्या हो जाएगा 60/11, तो यहाँ पे r कितना आ जाएगा 60/11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप धारा भी ज्ञात कर लो, तो ओम बराबर ओम का नियम v बराबर क्या होता है IR होता है, I ज्ञात करना है तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। आपको पता है V कितना है 220 है, ये दे रखा, और R कितना लेना आपकी बार 20 ओम, तो यहाँ पे 20 ओम, तो 0 से 0 और 11, तो यहाँ पे 11 एम्पियर कितनी आ जाएगी धारा आ जाएगी, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समीकरण को हल करने को दर्शाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो भी आप। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया x + 3 और x + 5, तो x + 3 और x + 5 है वो मैंने इसका क्या ले लिया अभी एलसीएम ले लिया। x + 3 से x + 3 यहाँ पे बच गया x + 5, और x + 5 से x + 5 यहाँ पे बच गया x + 3, और बराबर में आपके पास में क्या है 1/6 है। अब इसका वज्र गुणा करवा दो भी। अब वज्र गुणा करवाओगे तो यहाँ पे इसको जोड़ दो, पहले 2x प्लस में 8 हो गया अभी ऊपर वाला, तो 2x प्लस में 8 और नीचे वाला है वो गुणा होगा तो x की स्क्वायर क्या होगा अभी x की स्क्वायर, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 3x, यहाँ पे 5 अभी तो 5x होगा अभी, तो ये x की स्क्वायर प्लस में 5x, और उसके बाद में 3 का इसके साथ में गुणा करवाओगे
तो प्लस का 3x और प्लस का आपके पास में आ जाएगा 5 × 15 और बराबर में 1/6। उसके बाद में आगे देखो भी यहाँ पे, अब आगे इसने ये इसको गुणा करवाओगे तो 6 × 2 = 12x हो जाएगा भैया, और प्लस में 6 × 8 = 48 हो जाएगा, और बराबर में x की स्क्वायर है, और प्लस का कितना आ जाएगा 5 और 3 8x, और प्लस में 15। अब ये देखो भी ये 12x इधर आएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में द्विघात समीकरण बनेगी x की स्क्वायर, और ये माइनस का 4x बचेगा, और ये 48 है ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी 45 में 48 में से 5 माइनस करोगे तो ये माइनस का बचेगा भी, क्योंकि 48 माइनस का है तो ये 43 बचेगा भी आपके सामने। कितना बचेगा? 43 बचेगा। अब इसको सोल्व कर लो भी, यानी x की स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 43 आ गया। अब इसको सोल्व कर, अब इसके टुकड़े तो आपसे होंगे नहीं भी, अब टुकड़े नहीं होंगे तो इसका इस प्रकार से कर दो भी, माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac, इस फॉर्मूले से कर दो भी, और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 2a। अब माइनस का 4 है और माइनस का b है तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस माइनस, और यहाँ पे आपके पास में b स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, रूट में 16, और यहाँ पे माइनस यानी ये 43 है वो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा भी, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर भी माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और a का मान कितना है 1 है, और यहाँ पे c का मान कितना है भी 43 है, तो 43 को 4 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 × 12 4 × 16 और 1 17 172, और अपॉन में आपके पास में क्या आएगा 2 आएगा भी, a का मान तो 1 ही है। अब 16 172 में 16 ऐड कर दो भी, 172 के अंदर है वो 16 ऐड करोगे तो 4 2 8 है, और 8 और 1 यानी 188 आ गया, तो ये आ जाएगा 4 प्लस में प्लस माइनस है, और यहाँ पे आ जाएगा 188, और अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 188 को किस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं भी वो देखिएगा, 188 को बाहर निकालना है आपको, तो यहाँ पे 37 दुए करके देख लो भी कितना होता है, 37 दुए करके देखोगे तो ये आपके पास में 7 दुए 14, 1 और 6 और 1 7 74 होते हैं, तो ये आपका किस रूप में बाहर निकलेगा भी 188। 188 के टुकड़े करोगे आप तो कितना आ रहा है 188 आ रहा है ना, 4 की स्क्वायर 16 हो गया, और ये 2 × 3 6, 4 से गुणा करो 4 × 3 12 4 × 16 और 1 17, और उसके बाद में 6 और 2 8 7 और 1 8 188 हो गया। अब 188 को इस प्रकार से टुकड़े कर लो किस रूप में बाहर आएगा वो पता लग जाएगा आपका। 2 से करोगे तो ये 2 से करोगे तो 2 × 18 2 × 4 8, फिर 2 से कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 6 और 2 × 7 14, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 37, क्या लिख सकता हूँ भाई 4 × 37 लिख सकता हूँ, और अपॉन में आपके पास में 2 है, ये 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस है 2 और उसके बाद में रूट 37। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है अभी, अपॉन में आपके पास में क्या 2 है, इन 4 और 2 के 4 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है अभी, तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 2 प्लस माइनस और यहाँ पे 37 और अपॉन में आपके पास में क्या है 2, तो ये 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 37 ये आ जाएगा अभी 2 प्लस माइनस रूट 37, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 92 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी किसी कार्य को एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, सी उसे 12 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए है वो 8 दिन में, बी है वो 18 दिन में, सी है वो 12 दिन में। अब इसका एलसीएम निकाल लो भी, एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आप निकालोगे तो इसका कितना आएगा भी 12 18 और 8 का, तो ये 180 आ जाएगा क्या, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा भी शायद, तो इसको देखोगे 180 तो नहीं आएगा अभी, 180 है वो तो नहीं आएगा, 480 आएगा क्या, देख लेते हैं अभी। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, 9 को क्या 18 को 9 × 2 लिख सकता हूँ, और इसको 4 × 3 लिख सकता हूँ। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 को लिख सकता हूँ 2 × 6 और 6 × 2 = 12, तो इसको तो लेना ही नहीं है क्योंकि 2 3 है वो ऊपर बार आ रहा है, 2 है वो 3 बार आ रहा है ऊपर, तो इसको 3 को भी नहीं लेना क्योंकि इसके अंदर काउंट हो गया, तो 18 को 8 से गुणा कर दो भी, 18 को 8 से गुणा करोगे 8 8 64 6 और 8 × 8
और 6 कितने होते हैं भाई 14, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 144। तो ये कितने बार जाएगा भाई, ये आपका चला जाएगा 8 एकम 8, बच गया 6, 64 8 8 64, और उसके बाद में ये 18 है वो 8 बार चला जाएगा, और 12 है वो 12 बार चला जाएगा भाई। अब इसके अंदर देख लो भी इसका टोटल का तीनों मिलकर कार्य करते हैं। ए है वो एक दिन में 18 कार्य कर रहा है, बी है वो एक दिन में 8 कार्य कर रहा है, सी है वो एक दिन में 12 कार्य कर रहा है। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं भाई, 8 और 8 16 और 2 18, 1 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 38। तो तीनों मिलकर के एक दिन में 38 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य कितने करने हैं 144, तो मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देख लो भी एक दिन में 38 कार्य कर रहे हैं, तो ये 2 से काट दो, 2 7 14 और 2 2 4, और उसके बाद में 19 2 38, तो यहाँ पे 72 अपॉन में 19 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसने बोला भी घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, और उसका आयतन है वो आपको 1296 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है भी। तो इसमें आपको पता है भी आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपका आयतन होता है घनाभ का, और ये दे रखा है आपको 1296। तो यहाँ पे मैं वो भुजा मान लेता हूँ एक यानी x और इंटू 2x और इंटू 3x, ये मैं भुजा मान लेता हूँ, बराबर क्या रख दूँ 1296। तो यहाँ पे इसका गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 6x की क्यूब, 6x की क्यूब बराबर में 1296। अब x की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 6 का भाग दे दो भी इसमें, तो 6 2 12 और 6 कम 6 6 6 36, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, तो ये 6 की क्यूब होता है 216, तो यहाँ पे x का मान 6 आ गया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा है, तो पहले भुजा देख लो भी, x का मान 6 है तो 6 6 2 12 और 6 3 18, तो घनाभ की भुजा 6 12 और 18 आ गई। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भी। आपको भुजा पता है भी 6 12 और 18 है, तो यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 12 छिके भी, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो भी, तो 12 छिका 72 प्लस में और 18 2 36 और 18 एकम 18 और 3 21 यानी 216, और प्लस में 6 8 48 4 और ये 6 एकम 6 और 4 10। अब इसको जोड़ दो भी, 8 और 6 14 14 और 2 16, और उसके बाद में 7 और 1 8 8 और 1 9, और उसके बाद में 2 और 1 3, तो 396 को 2 से गुणा करोगे 6 2 12 9 2 18 और 1 19 और 3 2 6 और 1 7 792 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सॉरी 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना हमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 94 नंबर क्वेश्चन है, वही करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, अब जिसे कोलकाता बोलते हैं, में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था, तो 1784 के अंतर्गत किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। सर विलियम जॉनसन द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन है वो 1784 के अंतर्गत किया गया था। आगे देखो भी 96 नंबर क्वेश्चन देखो भी, अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथों और उपकरणों को सुरक्षित कौन करता है, फ्यूज, यानी फ्यूज के अंदर है वो अत्यधिक धारा बहेगी तो फ्यूज है वो उड़ जाएगा भी, फ्यूज उड़ेगा तो आपका जो उपकरण है, जो आपका परिपथ है वो जलने की संभावना कम हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में है, तो कामेट चोटी है वो भारत के अंदर है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है, तो आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार है, ये ही गर्भवती जो महिलाएं होती है उसके लिए सर्वोत्तम आहार होता है। अब कोई विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने गर्भवती महिला को जो बताया भी आपको ये लेना है, ये खाना है, आप पानी ज्यादा आप पीते रहना, तो वही गर्भवती महिला के लिए क्या होता है, सर्वोत्तम आहार होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 99 नंबर क्वेश्चन, लक्षणों की वसांगति को कंट्रोल करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का कारण क्या था, तो उन्होंने जो संतति थी उन संतति की संख्या का गणना की। उन्होंने जो संतति थी जो उनको प्राप्त हुआ, जो ऑब्जेक्ट उसको प्राप्त हुआ, इनपुट उसने डाला था
मेंडल ने, और उसको आउटपुट के रूप में जो मिला उसको काउंट करके रखा भी कितना मिला है, ठीक है। तो उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी भी, संख्यात्मक गणना की थी। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, तभी है वो ग्रेगर मेंडल है वो सफल हुए थे। आगे देखो भी 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, सी और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो सी और आर के बीच में एक व्यक्ति है, सी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, तो सी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, और एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2, एफ के दाईं ओर 2 व्यक्ति है, एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर है वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, आर है वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एफ का बायां एफ यहाँ पे आ जाएगा अभी। अब इसने बोला है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पे दोबारा से सेट करो अभी इसको, दोबारा से ऐसे कैसे कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो भी सी और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो सी और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, सी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति हो जाएगा। एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, और उसके दाईं ओर 1 और 2 व्यक्ति आ जाएंगे। और आर है वो एफ के, आर है ना वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो आर है वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गया। अब इसने बोला कुल व्यक्ति कितने, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, 7 है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। भी क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो आज की क्लास है वो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी ये 85 नंबर क्लास रहेगी, और टोटल है वो आपकी 99 क्लास से होने वाली है। जैसे ही आपकी 99 क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद में आपकी एनटीपीसी की क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी जाएगी। एनटीपीसी के 2 पेपर है वो आपको सोल्व करवाए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।